स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक साथ ही गोब्लिन सारे के सारे कूद के किसी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और वो सारे के सारे गोब्लिन नीचे से लड़के के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और नीचे ये लड़का बोलता है तो क्या तुम सबके सब तैयार हो। और जैसे ही वो ये बोलता है एक पड़ता है इस गोब्लिन के मुंह पे आके और इस स्पीड में एक चीज आकर इनके हाथों को तोड़कर लगातार इनको मारते हुए जा रही होती है और जितने भी गोब्लिन ऊपर से अटैक करा था सबके ऊपर ये चीज लगातार अटैक कर रही होती है। ऊपर से कूद के गोब्लिन पे लगातार हमला तो हो रहा होता है लेकिन इसी के साथ यहाँ पर इसके सामने से बहुत सारे गोब्लिन आ रहे होते हैं और जिस चीज ने ऊपर से आए गोब्लिन के ऊपर अटैक करा था वो जल्दी से वापस आता है यहाँ इसके पास और हम देखते हुए एक लोहे का वेपन होता है और जितने भी गोब्लिन ऊपर से कूद के आए थे उनके टुकड़े लगातार ऊपर से गिर रहे होते हैं और ऊपर से अपने साथी गोब्लिनों के टुकड़े गिरते देखकर ये सारे के सारे गोब्लिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जिसने ये सब किया होता है वो देखता है घूरते हुए उनकी तरफ और अचानक से उसकी बाजू में से एक एरो आता है और इस तीर के लगने से पहले इसका वेपन इस तीर को तोड़ देता है और ये देखता है साइड मुड़ के रानी से यहाँ इसकी तरफ जिसने अटैक किया होता है और वो इससे कहता है तो तुम मेरे ऊपर इसलिए अटैक करने के लिए आए क्योंकि तुम्हारे नंबर ज्यादा है और यही नहीं तुमने मेरे ऊपर एक तीर चलाया वो भी बिना किसी वार्निंग के। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि बेन यू बोन यहाँ इस डंजन में आया सिर्फ इतने पावर लेवल के साथ तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और अपना हाथ ऊपर करके बोलता है बेंग मांगा ट्रांसफॉर्म और इसी के पीछे सारे सारे गोब्लिन चिल्लाते हुए इसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं उसने उस वेपन को ट्रांसफॉर्म करके एक मशीन गन बना दिया होता है और अपना पोज लेकर खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है चलो स्टार्ट करो शूटिंग। और इसी के साथ हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है जब बेन यू बोन 4 साल का था और गाइस ये हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर है तो अब से मैं इसे बेन बोलूंगा और यहाँ पर एक किताबें पढ़ रहा होता है इतनी सी उम्र में और ये सब देखकर इसके मम्मी पापा बोलते हैं हनी जरा देखो तो हमारा बेटा किताब पढ़ रहा है और वो भी इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में और यहाँ पर बेन पढ़ रहा होता है माय सीन माय सोल और ये सब सुनकर बेन के फादर बोलते हैं ओ ये तो कितना तो स्मार्ट है मेरे डीएनए तो जीनियस को पैदा करा है। और ये सब सुनकर बेन की मदर बोलती है ओ कम ऑन हनी आखिर आपने कब सिखाई इसे इंग्लिश और फिर हमसे दूसरी लैंग्वेज में एप्पल बोलता है और ये सुन के लोग हैरान आते हैं लेकिन आखिर से कैसे पता दूसरी कंट्री की लैंग्वेज मैंने तो ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं है। और बेन की मदर हैरान हो जाती है क्या और एकदम पीछे से गेट खोलता है और हंसते हुए बोलता है हमारा जो बेन है उसने इनहेरिट करेगा इंसेस्टर की ब्लड लाइन को। और हम देखते होते हैं बेन के दादाजी और अपने राइट हैंड में अपने ग्रैंड डॉटर को पकड़े हुए होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिरकार कोई ऐसा पैदा हुआ जो हमारी फैमिली की इच्छा को पूरा करेगा और ये बच्चा वापस लेगा हमारी फैमिली के टावर ऑफ बेबल को। और ये लोग हैरानी से देखते हैं सुनने के बाद और आपस में बात कर रहे होते हैं। फादर तो फिर से शुरू हो गए यू मी तुम इधर आओ और फादर बोलते हैं अगर तुम्हें फादर के पास वापस आना है तो जाओ सबसे पहले अपने आप को साफ करके आओ। और पीछे बेन के दादाजी चिल्ला रहे होते गुस्से में ये सब बकवास है जो टावर ऑफ बेबल है वो सच में एग्जिस्ट करता है। और ये लोग अपने काम पे लगे होते हैं पीछे उनकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ग्रैंडपा एमसी की स्केचबुक लेके बोलते हैं चलो मुझे थोड़ी देर के लिए लेने दो बहुत पहले की बात है एक क्योटिक वर्ल्ड में जो ग्रेट एंसेस्टर थे हमारी बेन फैमिली के एक ऐसी एबिलिटी पोजेस करते थे जिससे वो सब लोगों से कम्युनिकेट कर पाते थे और इस पावर की मदद से उन्हें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा और बनाया ऐसे टावर को जो कभी भी नहीं गिर सकता और इस टावर को कहते हैं द टावर ऑफ बाबेल। और ये सब सुनकर बेन बोलता है एक ऐसा टावर जो बनाया गया हमारे एंसेस्टर के द्वारा और सोच रहा होता है टावर का मतलब बिल्डिंग और खुश होकर बोलता है क्या इसका मतलब वो बिल्डिंग हमारे एंसेस्टर की थी। और ये सब सुनकर ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं जो हमारे एंसेस्टर थे वो थे मास्टर ऑफ लैंग्वेज और वो हर तरह की लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे और हमें ये चीज कभी भूलना नहीं चाहिए हम लोग डिसेंडेंट हैं ऐसे ग्रेट इंसान के। और नीचे बेन अपने ग्रैंडपा के पैर पकड़ के चिल्ला रहा होता है बिल्डिंग बिल्डिंग आखिर कहाँ है हमारी बिल्डिंग। और उसे ग्रैंडपा बताते हैं वो टावर उसके बारे में तो तुम्हारे ग्रैंडपा तक को पता नहीं वो कहाँ पर है। और बेन के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं लेकिन एक चीज को लेकर मैं पूरी तरीके से सो रहा हूँ एक बार अगर हमें वो मिल गया तो हम लोग को वापस हमारी सारी की सारी पावर और ग्लोरी मिल जाएगी। और अपना एमसी बेन बता रहा होता है जब मैं छोटा था हमेशा मुझे ग्रैंडपा स्टोरी बताते थे हमारे एंसेस्टर के एडवेंचर की और मैं आशा करता हूँ जो मेरा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज का टैलेंट है वो मेरी इस फैमिली की इच्छा को पूरा कर सके। लेकिन जो मेरी एबिलिटी थी जितना मैंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के थी और उसी के साथ टाइम गुजरता गया और हमारा सीन आसिफ से घर पे और या बेन अपने कमरे में अपने लैपटॉप के सामने बैठ के बोलता है स्कोर देखकर अगर मैं बताऊं तो मैं तो डेफिनेटली पास आऊंगा इसमें। और कीबोर्ड में क्लिक कर देता है F5 को और हमें बताते हैं बेन ने अप्लाई करा यूनिवर्सिटी के लिए और उसने अप्लाई किया होता है पॉलिटिकल साइंस और डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट के लिए। और ये सब देखकर बोलता है आखिर इतना लेट क्यों रहा है इसमें। और अचानक से पूरी स्क्रीन में कलर फैल जाते हैं और ये सब देखकर बेन भी रहने आता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। और अचानक से इसके सामने एक विंडो से जाती है हाँ ये क्या है आखिर नीला कलर का गिलास अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया और ये अजीब सी राइटिंग ऐसी स्क्रिप्ट तो मैंने कभी भी नहीं देखी। और ये सब कुछ बेन पढ़ पा रहा होता है और पढ़ के बताता है एक दूसरे डिमेंशन की बेस्ट अकेडमी हम कांग्रेचुलेट करते तुमको तुम पास हो चुके हो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में। और ये सब पढ़ने का बेन हैरान हो जाता है हाँ आखिर मैं सब पढ़ के से पा रहा हूँ। और इसी के साथ मैसेज आते हैं तुम्हें समझ के जा रहेगा प्रैक्टिकल के लिए और अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम अकेडमी के स्टूडेंट बन जाओगे तो इसलिए प्लीज तैयार कर लो अपने आप को। और उल्टी गिनती स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और ये सब आवाज सुनकर बेन आसपास देखकर बोलता है आखिर कौन है जो मेरे साथ प्रेम कर रहा है और अपनी बहन का नाम ले रहा होता है तुम जल्दी बाहर निकल के आओ यूमी कहाँ छुपी हो तुम और फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और रानी से देखता पीछे मुड़ के हाँ और एमसी को लैपटॉप पे लेटर आता है जिस यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई कर रहा था उसमें एक्सेप्ट होने का। और ये सब देखकर बोलता है ओ मैं तो पास हो गया जैसा सोचा था शायद मैं कुछ ज्यादा नर्वस हो रहा था। और सिस्टम का मैसेज आता है एग्जाम के लिए तुम्हें भेजा जा रहा है प्रैक्टिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ जो टाइमर था वो भी खत्म हो जाता है। और ये सब देखकर एमसी बोलता है मुझे जरूर कुछ ज्यादा दिख रहा है आज ये सब कुछ शायद मेरी आंखों का धोखा आएगा। और एमसी की बहन आती गेट खोलते हुए हे बेन क्या तुम पास हो गए। और यहाँ से बेन गायब हो चुका होता है और ये भी हैरान होती है अपने भाई को आने देखकर बेन और हमारे से नीचे के पास होता है यहाँ पर ये सर्कल बने हुए आते हैं और यहाँ से सामान होकर एमसी यहाँ डंजन में आके गिरता है और सिस्टम का मैसेज आता है जो प्रैक्टिकल टेस्ट लोअर डिमेंशन के कैंडिडेट का उसकी शुरुआत हो चुकी है। और बेन यहाँ पर उठते हुए बोलता है आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है और ये तो कोई गेम भी नहीं है क्या मुझे यहाँ पे सच में समन किया गया है और यहाँ तो मेरा सर भी दर्द कर रहेगा ये किस तरीके का इल्यूजन नहीं है। और सिस्टम का मैसेज आता है प्लीज हराओ यहाँ के अंधे गोब्लिन को और डिस्ट्रॉय कर दो इस डंजन की कोर को। और ये सब सुनकर बेन पागल हो रहा होता है चिल्ला के बोलता है आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो प्रैक्टिकल इवोल्यूशन और स्पेशल एग्जाम प्लीज जल्दी से मुझे वापस भेजो मैंने इसके लिए तो अप्लाई भी नहीं करा था। और इन सबके बीच पीछे से गोब्लिन आ रहा होता है और पीछे से आवाज सुनकर देखते रानी से ये तो सच में यहाँ पर आ गए। और ये गोब्लिन बोल रहे होते हैं मुझे एक इंसान की आवाज आ रही है ऐसा लगता है हमारे शिकार आसपास है। और ये सब सुनकर बेन जल्दी से अपनी मुंह बंद कर लेता है और मैंने बोलता है क्या शिकार क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं ओ माय गॉड अब तो मैं भी समझ पा रहा हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं प्रैक्टिकल
मिशन, अंधे गोब्लिन और डंजन कोर, गेम इट, आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या मुझे सच में इन लोग कराना होगा यहाँ से निकलने के लिए? ये जगह तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे गेम या नोवा से निकल के आई हो, और इसी के साथ मेरे सर का दर्द करना और यहाँ आसपास की सेंस ऑफ रियलिटी। मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये तो सच में रियल फील हो रहा है। क्या उन्होंने ये कहा था कि अंधे गोब्लिन है, और अगर मुझे यहाँ से निकलना तो मुझे इन लोगों से लड़ाई करना होगा, लेकिन आखिर में ये सब करूंगा कैसे? और उनमें से गोब्लिन ठीक उस जगह पे हमला करता है यहाँ पे बेन का पहले सर था, और उसके इस अटैक से बाल बाल बचता है। आखिर ये बास्टर्ड है क्या चीज? क्या है मुझे देख पा रहा है? और यहाँ गोब्लिन अपने हथियार को आसपास घुमा रहा होता है, और ये सब देखकर बेन मैंने बोलता है ऐसा लगता है ये लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मुझे किसी भी करके पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। और बेन के पैर के पास से एक आवाज होती है, और ये आवाज सुनकर गोब्लिन एकदम से कूद के आता है एम्स के ऊपर हमला करने के लिए, और वो अटैक किसी गाल के पास से निकलता है और जल्दी साइड में बच जाता है और अपने मुंह को पकड़ के पड़ा होता है साइड में जमीन पे। और ये लेफ्ट वाला गोब्लिन बताता है ये आवाज यहाँ से आई थी, और राइट वाला बोलता है तुम श्योर हो? और ऐसे ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और ये सब सुनने के बाद बेन बोलता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये लोग भले अंधे होंगे लेकिन ये लोग अच्छे से सेंस कर पाते हैं साउंड और मूवमेंट को, और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग बात करते करते अपने शिकार को कॉर्नर में लाके हंट करते हैं। चाहे मैं कितने भी अच्छे छुप जाऊं, ये लोग मुझे कैसे भी करके पकड़ लेंगे। अगर मुझे मरना नहीं तो मुझे सबको लेकर सोचना होगा जो हैबिट्स हैं गोब्लिन की। अगर वो मैं होता तो मैं भी इसे यूज करता। तो चलो ये करते हैं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करने के लिए। तो चलो अब टाइम आ चुका है, और सामने की तरफ फेंकता है पत्थरों को, और ये आवाज सुनकर जल्दी से लोग जाते हैं उसको पर हमला करने के लिए। और ये गोब्लिन सबसे पहले कूद के जाता है और अपने हाथ से ढूंढ रहा होता है, और बेन ने जो पत्थर फेंके तो उनको उठा लेता है, और इनको हाथ में लेकर कंफ्यूज जाता है। और पीछे से बेन एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को उठाता है और फेंक के मारता है गोब्लिन के टकले पे, और ये पड़ने के बाद ये बहुत चिल्ला रहा होता है और कहता है मेरे पीछे से, और अपने हथियार से अटैक कर देता है पीछे की तरफ। और उसके ठीक पीछे दूसरा गोब्लिन होता है, और उसका वो अटैक सीधे दूसरे गोब्लिन के ऊपर आके लगता है, और ये अटैक पड़ने के बाद गोब्लिन गिर रहा होता है नीचे की तरफ। और एमसी गोब्लिन की भाषा में बोलता है जो शिकार है वो ठीक तुम्हारे सामने, जल्दी से अटैक करो उसके ऊपर। और वो गोब्लिन अपने उस लकड़ी के हथियार को ऊपर करता है और मार देता है भूत सामने वाले गोब्लिन के सर पे। और ये पड़ने के बाद गोब्लिन का भी सर खुल जाता है, और ये बड़ा वाला गोब्लिन छोटे वाले गोब्लिन के ऊपर आके गिर रहा होता है, और गिर जाता है छोटे वाले गोब्लिन के ऊपर। और बेन देखता है उन लोगों की तरफ और बहुत ज्यादा हैरान होता है, और उन गोब्लिन को हराने के बाद लंबी लंबी सांस ले रहा होता है, और घबराता हुआ देखता है नीचे उस गोब्लिन की लकड़ी की वेपन की तरफ। और यहाँ छोटा वाला गोब्लिन अभी भी जिंदा होता है और अपनी मुंडी उठाकर देखता है सामने की तरफ, और यहाँ पर बेन उस लकड़ी के वेपन को लेकर आता है और सामने उस गोब्लिन से कहता है मुझे माफ करना, लेकिन तुमने भी मुझे मारने का ट्राई करा था तो तुमने भी जरूरी एक्सपेक्ट किया होगा। और मैंने बोलता है बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो, अगर मैं यहाँ पर ये मरते हुए जानवर को नहीं मार पाया तो मेरे पास कोई चांस नहीं होगा यहाँ इस जगह से निकलने का। और मार देता है उस गोब्लिन को भी, और बोलता है चलो अभी के लिए मुझे सर्वाइव करना है। और अचानक से गोब्लिन चमकने लगते हैं, और ये सब देखकर एमसी भी हैरान होकर देखता है, और उनमें से बहुत सारी लाइन से बर्ड निकल के जा रहे होते हैं। और ये सब देखकर बेन बोलता है आखिर ये क्या है? और सिस्टम का मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन तुम्हारे पहले डंजन के हंट के लिए, और इसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें मिलती है पावर ऑफ हायर डिमेंशन। और बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है ये सब मिलने के बाद ये चीज, और एक मैसेज आता है द पावर ऑफ बेबीलोन कोड अनलॉक हो चुका है। ये पावर दिखाई देगी एक सिंबल के रूप में और उस लैंग्वेज में जिसको यूजर अच्छे से जानता है। और ये सब देखकर बेन बोलता है सिंबल के रूप में दिखाई जाएगी जो मैं अच्छे से जानता हूँ। चाइनीज कैरेक्टर रजिस्टर हो चुका है, और ये फोनेटिक कैरेक्टर से अलग है जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं साउंड के जरिए। ये कैरेक्टर अपने मीनिंग को दिखाते हैं अपने डायरेक्ट फॉर्म के जरिए। फॉर्म 2 गोब्लिन्स, सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट डीमन और लाइफ उनके शरीर में से निकालने जाएंगे, और जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो मिलते हुए दिखेंगे अभी समय यूजर के लेवल के हिसाब से ऑब्जर्व करने के लिए। और ये सब कैसे गिराने आता है जय रुको, इनसे चीजों को लेना और ऑब्जर्व करना। आखिर ये सब क्या है? मेरी एबिलिटी सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट को निकाल सकता हूँ हर किसी के फॉर्म में से। अगर साफ साफ कहे तो एमसन की पावर को यूज कर सकता है। और यहाँ सिस्टम में बता रहे होते हैं 0.2 डीमन। ये डीमन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इंसान लोग पोजेस नहीं करते, और सिस्टम की तरफ से रिकमेंड किया गया है। और सिस्टम बता रहा होता है इसको तुम अलग अलग करके रख सकते हो, ये एक बेबीलोन कोड है और तुम इसे अप्लाई कर सकते हो किसी भी चीज पर। और उनमें से एक को बेन लेता है और बोलता है तो इसका मतलब मैं सिर्फ इसे जमा ही अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं इसे ट्राई करूँ अपने ऊपर यूज करके? और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है ऑब्जर्व कर रहे हैं 0.4 लाइफ, इससे यूजर की लाइफ 4 से बढ़ चुकी है। इसको यूज करने की वजह से एबिलिटी और पोटेंशियल बढ़ चुका है। और एमसी खुश होकर बोलता है वाओ मैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। और ऑब्जर्व कर लेता है 0.2 फ्लैश को, इससे तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुकी है। और एमसी बोलता है अब तो मैं बहुत ज्यादा हेल्दी फील कर रहा हूँ। नहीं जरा रुको, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, मेरे हाथों की ग्रिप और पाँव की ताकत सब कुछ डेफिनेटली इंप्रूव हो चुका है। मैंने ऑब्जर्व करा था कॉन्सेप्ट को इन लोगों से, अब मैं समझ गया चीजों को लेना और ऑब्जर्व करने के बारे में। जैसे मैंने उन गोब्लिन की एबिलिटीज ली उनकी जो बॉडी थी उसी समय गायब हो गई। यहाँ पर सिर्फ अब एक ही चीज बचा हुआ है, उनका ये वेपन। अगर जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज में अप्लाई करने का, सिर्फ में नहीं बाकी चीजों में भी, तो शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अगर ये काम कर गया तो मैं निकल पाऊंगा इस डंजन से, मैं ये कर सकता हूँ। और यूज कर देता उसको, अब वो सारे के सारे मरेंगे। और हम देखते कुछ समय बाद बेन ने यहाँ पे पूरे डंजन में सारे के सारे गोब्लिन को मार दिया होता है, और एम्स बता रहा होता है जो है मेरी पावर अनलॉक हुई है उनको यूज करके मैंने इस डंजन को जल्दी से क्लियर कर दिया। और यहाँ इस डंजन से क्रिस्टल को भी तोड़ देता है, और सिस्टम का मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन तुमने पास कर लिया एग्जाम को। और एम्स बोलता है तो इसका मतलब आखिरकार मैं घर जा पाऊंगा, कंडीशन मिल चुकी है, अब तुम्हें भेजा जा रहा है तुम्हारे एकेडमिक रूम में। और बेन भी हैरान जाता है सुन के क्या, और बता रहा होता है लेकिन जिस जगह मुझे भेजा गया वो मेरा घर नहीं था, वो एक ऐसी दुनिया थी जिसको मैंने पहले कभी देखा नहीं था, एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं यूनियन अकेडमी। और यहाँ बेन अपने इस एकेडमिक रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद कहता है आखिर ये सब क्या है, मैं यहाँ कहाँ पे आ गया? और सिस्टम का मैसेज आता है तुम्हें कांग्रेचुलेट किया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए, और अब तुम बन चुके हो इस एकेडमी के स्टूडेंट। और प्लीज जो तुम्हें यूनिफॉर्म दी गई है उसे पहन लो और इंटरव्यू को जाके अटेंड करो। और सुन के बेन भी हैरान होता है क्या इंटरव्यू? और सिस्टम कहता है और तुम ये ध्यान रखना कि तुम इस यूनियन अकेडमी की प्राउड यूनिफॉर्म को जरूर पहनो। और एमसी गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी भी पास कराएगा एंट्रेंस एग्जाम को और मुझे अब फिर से यूनिफॉर्म पहनना होगा, ये तो सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। उन लोगों ने मुझे ऐसी हालत में डाला जहाँ पे मैं मरने वाला था, और अब बोलो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, एक बार बस मुझे मिल जाए इन सबका इंचार्ज, फिर मैं डेफिनेटली उसे अपना पीस ऑफ माइंड दूंगा। कम से कम मैं सबके लिए उन लोगों से डिमांड करूंगा कंपेंसेशन की, इतना तो बनता ही है। और जैसे गेट खुल के अंदर जाता है सामने खूबसूरत सी टीचर देख रहा आता है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर ये सब क्या है? इनकी स्किन का कलर तो ग्रीन है, क्या है किसी तरीके की एलियन है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी। और सामने से टीचर बेन को कहती है तुम्हारा स्वागत है बेन यूबोन, मेरा नाम है यूमिना और मैं इस यूनियन अकेडमी में मैजिक कॉम्बैट की टीचर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और बेन कहता है हाँ मैं मुझे भी। और टीचर बेन से कहती है सबसे पहले कांग्रेचुलेशन तुमने पास कर लिया प्रैक्टिकल एग्जाम को, और एक और बार मैं फिर से तुम्हारा स्वागत करती हूँ इस अकेडमी में। और ये सुनने के बाद बेन शुक्रिया कर रहा होता टीचर को, और टीचर कहती है और वैसे तुम्हें पता है टेस्ट के दौरान यहाँ पे सब लोग की टेंशन तुम्हारे ऊपर आ गई थी,
और ये सुन के बेन भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या। और टीचर कहती है क्या तुम्हें भरोसा रहा तुम एक पहले स्टूडेंट हो इन पूरे 500 सालों में जिसने टेस्ट के दौरान एक नए आर्टिफैक्ट को बनाया है। और ये सुनकर एमसी ने बोलता है मेरा मतलब 500 साल हो या कुछ भी हो, मुझे वहाँ पे लाया गया था बिना मुझे कुछ पता चले और मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट मर ही गया था। और टीचर खुश होकर बोलती है सच में ये अमेजिंग है ना, ये सबसे ज्यादा अलग केस है इस बार और यहाँ तक कि स्पेशल एग्जामिनेशन से भी बियॉन्ड। और एमसी यहाँ पे मैंने बोलता है शायद क्योंकि हम लोग दूसरी दुनिया से इसलिए हम दोनों का सोचने का तरीका एक दूसरे से अलग है। ये अजीब सा स्कूल जैसे इंटरव्यू खत्म होगा मैं चले जाऊंगा इस जगह से। और बाहर की तरफ देखकर हैरान हो जाता है जा रुको। और जैसा मैंने सोचा था। और बेन टीचर से पूछता है आखिर ये बाहर ये कौन सा प्लेयर है, इसका नाम क्या है। और टीचर सुनकर बोलती है क्या प्लेयर, और बता रही होती है हमें नहीं सुना था कि जो लोअर डिमेंशन के लोग होते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं है यूनियन और ये प्लेयर के बारे में। और ऐसा लगता है ये बात सच है, ये जो प्लेयर का यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये जो यूनियन अकेडमी है इसे यहाँ पे बनाया गया है। हम लोग यहाँ अलग अलग डिमेंशन के स्टूडेंट को रेस करते हैं उनकी ग्रेटेस्ट टैलेंट के साथ और मदद करते हैं उन लोगों के स्टार के टॉप पर पहुंचने में। यही इच्छा यूनियन अकेडमी की। और आखिरी होप जो सारे डिमेंशन के लोगों द्वारा शेयर करी गई है, एक ऐसा डंजन जो डंजनों के बीच डंजन है जहाँ से सारी की सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है, जो ओरिजिन है सारी की सारी मिस्ट्रीज और इस दुनिया में जितने भी डंजन है उन सब का। और इसे कहते हैं द टावर ऑफ बाबेल। और बेन ये सब सुनकर बने बोलता है एंसेस्टर गॉडेस और ये डंजन, तो ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में मैंने इतना ज्यादा सुना हुआ है। आखिर यहाँ पे चल के आए ग्रैंडपा जो कुछ भी मेरे एंसेस्टर ने बताया वो सारा का सारा यहाँ पर है। लेकिन ये लोग तो ये कह रहे हैं तो डंजनों के बीच डंजन है, क्या इसका मतलब मोस्टर ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। चलो जाने दो, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। जितनी भी जो मेरी फैमिली की ग्लोरी थी और वो सब कुछ जो मेरे एंसेस्टर का था वो सब कुछ मैं वापस लेकर रहूंगा। और अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं रहूंगा इस अकेडमी में। और टीचर के स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से मुझे वापस अपने घर भेज दिया गया। और उस सब के बाद मैंने अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करके जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने वहाँ पे सब कुछ बता दिया। और ये सब सुनकर बेन के ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तुमने ढूंढ लिया टावर ऑफ बाबेल, बहुत बढ़िया बेटे। और एमसी के फादर शांत कर रहे होते हैं शांत हो जाइए फादर। और एमसी बता रहा होता है और उस सब के बाद यूनियन के सबसे नीचे वाले डंजन हॉबगॉब्लिन के केव में मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने अकेडमी की। और यहाँ पर अपनी मशीन गन चला के इन सबको मार देता है। और इन सबको मारने के बाद इन सबके बीच से आगे चल के जा रहा होता है। यह फाइनली यहाँ पर आ चुका है। मैंने पहले अपनी एबिलिटी को लैंग्वेज तक ही लिमिट करके रखी थी लेकिन अब इस समय ये पूरी तरीके से बदल चुका है। द बेबलोन कोड में अब सिंबल के रूप में चीजों को ऑब्जर्व और सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। और जब भी मैं किसी भी एनिमी को जो भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आते हैं उनको मैं उनसे ले सकता हूँ। और जितना ज्यादा मैं ये करूंगा मैं उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाऊंगा। और जो कॉन्सेप्ट मुझे मिले थे पहले गोब्लिन मारकर अपने उस पहले डंजन में उसको मैंने एक वेपन के ऊपर यूज करा था। और वो वेपन जल्दी से यहाँ पर आकर गोब्लिन के ऊपर हमला कर देता है और एक ही हमले में उसके मुंह को तोड़ के रख देता है। और एमसी बताता है ये है वो। और हमें इसके बारे में बताते हैं ये कैसा वेपन है जो गोस्टली एनर्जी से इन्फ्यूज होगा। और ये एक अकेले ऐसा वेपन है जिसको बेन ने खुद क्रिएट करा है। ये अपने असली फॉर्म तभी सामने लाता है जब ओनर कमांड देता है। और ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी भी चीज में। और ये बेन से गले लग जाता है और इससे बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम करा बड़ी, इसकी बदौलत जिसको मैंने बायोनिचार्ज बनाया था इसकी मदद से मैं अच्छे रिजल्ट को ला सकता हूँ। चलो अब चेक करते हैं हमने कितना कितना इकट्ठा कर लिया है। और जैसे बेन देखता है वो हैरान हो जाता है जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने इकट्ठा करे इन सब मोस्टरों में से यहाँ पर मैंने कुछ भी इसकी तरह नहीं दिखा है। सोल आखिर ये क्या। और यहाँ पर एमसी का वेपन हिल रहा होता है और एमसी उसको देखकर बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ये चाहते हो। और वो हाँ कर रहा होता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये दे दूंगा, बस तुम थोड़ा देर रुको, मैं तुम्हें दूंगा कुछ लाइफ गोस्ट और ये स्पिरिट। अभी तक जो मैंने सीखा है वो ये है निकालना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जो भी मैंने अभी तक इकट्ठा करा है और उन सबको यूज करना वेपन के ऊपर। और जैसे एमसी यूज करता है इसको अपने वेपन के ऊपर उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और सिस्टम को मैसेज आते हैं गोस्ट और बीस्ट ऑटोमेटिकली कंबाइन हो रहे हैं और ये सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से हो रहा है। और ये सब सुनकर बिन बोलता है क्या बीस्ट, क्या जिस कॉन्सेप्ट को मैंने अकेले से छोड़ दिया था वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है उसके ट्रांसफॉर्म होने से और वो ट्रांसफॉर्म होकर एक सांप बन जाता है। और सिस्टम बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजन की वजह से अभी बन चुका है गोस्ट बीस्ट। और एमसी को बोलता है क्या एक गोस्ट बीस्ट कंबाइन करना गोस्ट के कैरेक्टर को और बीस्ट को। और उसके बाद मुझे क्या मिला यहाँ पर गोस्ट बीस्ट, ये तो सच में बिल्कुल फैंटेसी की तरह है। वेल क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ। और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये गोस्ट बीस्ट देख रहा होता है उसकी तरफ और बेन के हाथों में पसीना आने लगते हैं और बेन भी थोड़ा सा डर रहा होता है उसको छूने से। और अचानक से ये भोजदा क्यों उठ जाता है और बेन इसको टच करके बोलता है तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तुम तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो। चलो ठीक है आपसे तुम्हारा नाम है ईव। चलो यहाँ से जाने से पहले सबसे पहले चेक करते हैं स्टेटस को। अभी तक जितना ही मैंने एक्सपीरियंस करा है ये जो लाइफ है ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता है लेवल से बिल्कुल एक गेम की तरह। और जो फ्लैश है ये एक फिजिकल स्टेट की तरह है लेकिन आखिर मेरी सोल इतनी ज्यादा क्यों है। और जो ये एबिलिटीज हैं हर चीजों को देखने के लिए हर चीजों को सुनने के लिए ये शायद मेरी लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड है। चलो इन सबको स्किप कर देते जो मुझे पता नहीं है। ईव आखिर तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम सरप्राइज कर पाओगे बाकी लोगों को। और ये मना कर रहा होता है वेल सब कुछ ठीक है अभी मैटर करता है ग्रोथ रेट। चलो तो अब चलते वापस यूनियन अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी में। और हमारा सीन जगह पर शिफ्ट होता है और हमें बताते हैं इसके बारे में। ये यूनियन अकेडमी का ऑडिटोरियम सिर्फ एंट्रेंस सेरेमनी के लिए और यहाँ पर अपने अपनी सीट में स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं। और अचानक से एमसी यहाँ पे इन सबके बीच टेलीपोर्ट हो जाता है और आसपास देखकर बोलता है सारे लोग हैं लेकिन फिर भी मुझे ये चेक करना होगा। और यूज करता है अपनी एबिलिटी को जिसको यूज करके सामने वाले को हो रहा है और स्पीड को चेक कर सकते हैं। और आसपास में स्टूडेंट को चेक कर रहा था अपनी इस एबिलिटी से। जैसा मैंने सोचा था ये लोग तो मुझसे अलग हैं जो यहाँ पर आया एक लोअर डिमेंशन से एक स्पेशल एडमिशन के जरिए। ये रेगुलर स्टूडेंट जो लोग एंटर हुए नॉर्मल तरीके से ये लोग तो मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि लोग मुझसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन आखिर मेरी सीट कहाँ पर है। और पीछे से एक दिन चिल्लाता है और बेन देखता है पीछे की तरफ और हम देखते ही होता है। और बेन से कहता है अगर तुम लोअर डिमेंशन से आए हो तो यहाँ आसपास बिल्कुल मत घूमो, जाओ उधर पीछे की तरफ। और एमसी जा रहा होता है और उससे बोलता है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा सोचा था जो लोग यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आए हैं वो लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा मानते हैं और ये लोग भेदभाव कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मैं एक लोअर डिमेंशन से आया हूँ। यहाँ भी जिन लोगों के पास पावर है वो दूसरों को नीचे देखते हैं ये तो बिल्कुल सेम है चाहे तुम कहीं पे भी चले जाओ। और सामने येलो हेयर में एक स्टूडेंट अपने हाथों पर करके बुला रहा होता है बेन स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट इधर आके बैठो। और बेन देख लेता है उसको और यहाँ पर आके देखता है इन सब लोगों की सीट बाकी सब लोगों से अलग होती है। ये सब देखकर मैंने बोलता है क्या ये वो जगह जहाँ पे स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट को बैठना है। वाह ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग को ग्रुप से निकाल दिया गया हो। लेकिन जरा रुको और अपनी स्किल से चेक करता हूँ लोगों को आखिर ये लोग है कौन, क्या ये लोग सच में लोअर डिमेंशन के स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट हैं। ये तीनों के तीनों इन सबके जो स्टेट्स हैं ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि काफी होंगे इन सब रेगुलर स्टूडेंट को आराम से
चटाने के लिए। और एमसी सामने येलो हेयर वाले से बोलता है, हे लाइट, ये हम लोग की बैठने की जगह है ना? क्यों, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग सीट्स हैं। और हिरानो को बोलता है, क्या अमेजिंग? और एमसी बताता है, ये जो लड़का है इसका नाम है लाइट, ये एक हैंडसम रूममेट है जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ। हम लोग रूममेट हैं इस एकेडमी में। हमारी जो पहली मीटिंग थी वो बहुत ज्यादा अलग थी। और सामने लाइट चिल्ला रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? और एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है अपने ऊपर से तलवार देखकर और बोलता है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ पर एक नया स्टूडेंट हूँ और तुम मेरे रूममेट हो? और ये सुनकर लाइट बोलता है, ओ मुझे माफ करना, मैंने अभी भी खत्म करा प्रैक्टिकल एग्जाम को, तो इसलिए अभी भी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्या तुम ठीक हो? और इस सबके बाद एमसी जेन के साथ छोड़ के बोलता है, ये लड़का भी ना, ये तो देखने में बिल्कुल एक्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेरी टेल से आया हुआ प्रिंस हो, लेकिन ये कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी सबसे पहले इसने माफी मांगी, इसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि कोई बुरा इंसान है ये। और लाइट एमसी से कहता है, क्या तुमने अंधे गोब्लिन को मारा? क्या तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम लेना पड़ता है किसी ऐसी चीज के लिए भी? यहाँ तक कि जो नए रिक्रूट होता है बेसिक ट्रेनिंग के साथ, वो लोग उन्हें आराम से हरा सकते हैं। और उसकी बात सुनकर एमसी गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहा है ये तो 100% ऑब्वियस है। और बेन लाइट से कहता है, अरे इससे मुझे याद आया, हम लोग इसे लगातार बात कर रहे बिना अपने आप को साफ करे। और सामने लाइट भी कहता है, मे भी। और यहाँ बेन अपने कपड़े उतार रहा होता है, चलो तो ठीक है चलते एक साथ नहाने के लिए, जो अकेडमी का सवार वहाँ पे सब लोग साथ में जाते हैं ना, क्यों? और बेन को यहाँ पर ऐसे कपड़े उतार देखकर पीछे लाइट शर्मा जाता है और एमसी बेन से कहता है, तो चलो चल के वहाँ पे अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखते हैं। और लाइट चलाते हुए बोलता है, नहीं तुम जाओ सबसे पहले। और बेन हैरान होता है, हाँ? और लाइट बाजू में अपनी मुंडी कर लेता है और शर्मा रहा होता है और शर्माते हुए बोलता है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। और गाइस इसको ऐसे शर्माते हुए देखकर ये पक्का है कि कोई फीमेल कैरेक्टर है जो इस अकेडमी में एक लड़का बन के आई है। और एमसी यहाँ पे उसको इस लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज आता है और समझ में नहीं आ रहा होता। और यह इसके सामने आकर मैंने बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा awkward है। और बाय द वे अगर जो सीट स्पेशल एडमिशन के स्टूडेंट की है तो इसका मतलब ये दोनों भी। और यह दूसरे स्टूडेंट के पास आके हेलो करता है एमसी, और हम देखते होती है वो दूसरी स्टूडेंट और ये देख रही होती कंफ्यूज होकर एमसी की तरफ। और बेन इसको देखकर मैंने बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। और शर्माते हुए अपनी मुंडी को बाजू में करके बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ तीसरे स्टूडेंट के पास आके बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और घबराते हुए बोलता है, हेलो। और ये देखती है अपनी ब्लैक कलर की आंखों से बेन की तरफ। और बेन उसको देखकर बोलता है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत है क्या? और ये बेन से कहती है, जो ये चीज तुम्हारे हाथ में लिपटी हुई है ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एमसी उसको दिखा के बोलता है, क्या तुम ये एक ही बात कर रही हो? और ये तीनों के तीनों उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और एमसी कहता है, क्या तुम दोनों भी इसे देख सकते हो? और लाइट बता रही होती है, ये सांप तो वही सेम आर्टिफैक्ट है ना, आखिर इतना ज्यादा कैसे चेंज हो गया इतने कम दिनों में? और इसको देखकर ये कहती है, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? ये बहुत ज्यादा क्यूट है। और ये सब देखकर ये चैन के साथ छोड़ के बोलती है, मेरा नाम है डोगेन और मैं डॉटर हूँ एक मार्शल आर्टिस्ट की, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और एमसी डोगेन से कहता है, क्या तुम कुछ मार्शल आर्ट यूज करती हो जैसे कि शूट करना एनर्जी ब्लास्ट को? और ये सुनकर सबके सब हंसने लगते हैं और इनको ऐसा रास्ता देखकर बेन भी रहने आता है। और डोगेन बहुत ज्यादा शर्मारी होती है और बोलती है, जैसे तुम्हें पता है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। और बेन ने सुनकर बोलता है, क्या सच में? वेल जबकि हम लोग यहाँ पर ऐसी फैंटेसी में आ गए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मार्शल आर्ट एग्जिस्ट न करे। और फिर तीसरी स्टूडेंट अपना नाम बताती है, मेरा नाम है रिचल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और लाइट उससे कहता है, मेरा नाम है लाइट, तुम मुझसे बोल सकते हो लाइट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रिचल। और डोगेन और डो को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो अपनी साइड में कर लेती है। और लाइट ये सब देख कर आने आता है। और एमसी कहता है, ऐसा लगता है सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। वो जरा देखो तो, वो तो प्रोफेसर यूमिना है। और लाइट कहता है, बेन के तुम्हारा भी इंटरव्यू होता टीचर यूमिना के साथ? हाँ लाइट, क्या तुम्हारा भी हुआ था? और लाइट कहता है, तुम्हारा भी। और अचानक से ऊपर से बहुत सारी लाइट आती है और ये सब देखकर लोग बोलते हैं, ये ऑडिटोरियम की छत खुल रही है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और इन्हीं सबके बीच एक जन बोलता है, क्या सबके सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं? और ये सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं और अचानक से इन लोगों का सर दुखने लगता है। और यहाँ पर रिचल को बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। और बेन मन में कहता है, आखिर ये सब क्या है? आखिर ये किस तरीके का भयानक सा प्रेशर है? ये तो आसमान से आ रहा है। और देखता आसमान की तरफ और जिसकी तरफ से आ रहा होता है वो बोलता है, तो चलो फिर अब शुरू करते हैं एंट्री सेरेमनी को, यूनियन अकेडमी की 2557 क्लास की। और बेन ये सब देखकर बोलता है, यहाँ पे आसमान में कुछ ना कुछ है बहुत ज्यादा बड़ी चीज जो यहाँ सब लोगों को ऊपर दिख रही है। और उसके बाद हमारा से निज जगह पे शिफ्ट होता है। यहाँ पर टीचर बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि बहुत ज्यादा अच्छी थी ना प्रिंसिपल की स्पीच। और हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ बैठे हुए होते हैं टीचर के साथ और उनकी बात सुन के कुछ भी नहीं कहते। यहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ होता है और उन्हीं सबके बीच से कहता है, वो बड़ी से आपके सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल थी, क्या वो प्रिंसिपल थे? और इस सुनने के बाद सबके सब हैरान हो जाते हैं और उनके इस रिएक्शन को देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है। और टीचर बोलती है, बेन क्या तुमने सच में आंख देखी थी? और लाइट कहता है, बेन क्या तुमने ऊपर देखा था? मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, वो तो बहुत ज्यादा डरावना था। और रिचल कहती है, बहुत सारे लोग तो डर के कारण ऊपर देख नहीं पाए। और बेन कहता है, क्या सच में ऐसी था? और पीछे से डो एमसी को देखकर मैंने बोलती है, वो जो बीइंग था उसने अपने आप को छुपाया हुआ था किसी स्पेशल तरीके को यूज करके, आखिर कैसे बेन उसको देख पाया? और डो को अपनी तरफ ऐसे देखकर बेन भी हैरान हो जाता है और बाकी सबसे कहता है, मेरे को बस फील हुआ था कि आसमान से हमें कोई बड़ी सी आंख दिख रही है। और टीचर बताती है, वैसे वो बीइंग प्रिंसिपल ही थे और शायद तुम लोगों ने आगे कभी देख ना पाओ जब तक तुम कुछ अचीव नहीं कर लेते, जैसे कि या तो कुछ स्पेशल करके और या तो कुछ दिक्कत खड़ी करके। लेकिन अब ऐसा लगता है बेन की प्राइवेट मीटिंग होने वाली प्रिंसिपल के साथ। और ये सुनकर बेन कहता है, ये तो बिल्कुल एक कर्ज की तरह है। और टीचर हंसते हुए कहती है, स्टूडेंट की अचीवमेंट मेरी भी अचीवमेंट्स हैं एज अ टीचर के रूप में, तो प्लीज सबके सब कड़ी मेहनत करना। और अचानक से लाइट थोड़ा सा चौंक जाता है और टीचर से कहता है, जय रुकिए टीचर, क्या आप हमारी इंचार्ज होंगी? और टीचर कहती है, हाँ तुमने सही कहा। और इस लाइट मैंने बोलता है, इस अकेडमी की 1 ऑफ द 9 टीचरों में से एक हमारी इंचार्ज होंगी। और टीचर अपने चाय का कप नीचे रख के बोलती है, तो चलो मैं अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं हूँ टीचर यूमिना और मैं इस मैजिक अकेडमी में मैजिक कॉम्बैट सिखाती हूँ और मुझे असाइन किया गया है तुम्हारे लिए एज अ होमरूम टीचर के रूप में, तो चलो एक साथ काम करते हैं अगले 5 सालों तक। और लाइट कहता है, वैसे तो जो लोअर टियर के स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को भेजा जाता है अलग अलग टीचर के पास। तो और इस सुनकर टीचर कहती है, हाँ ये बात सच है, लेकिन तुम लोग इस साल के इतने ज्यादा स्पेशल स्टूडेंट हो इसीलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तुम लोगों की। और मन में कहती है, सच में बहुत ज्यादा स्पेशल, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि बाकी सब लोगों में से सिर्फ तुम लोगों को सिलेक्ट करा गया है। और सामने सबसे कहती है, तो चलो जबकि यहाँ पे सबके सब साथ में मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, ये ध्यान रखना कि तुम समझ कर रेगुलर स्टूडेंट की जेलसी से और उनसे किसी भी तरीके की दुश्मनी मोल मत लेना। और टीचर की बात सुन के एमसी भी आता है और मैंने बोलता है, इनने का जेलसी और दुश्मनी, तो इसका मतलब ये सब कुछ सिर्फ अकेडमी के कंपटीशन तक नहीं रहेगा, लड़ाई होना स्टूडेंट के बीच में, जितने भी मैटर होते हैं कंपटीशन के बाहर वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड होते हैं स्कूल रूल से। और इन रूल के सामने टीचर भी कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ टीचर कहती है, तो आज के बाद से तुम सबके सब एक साथ बने रहना, तुम सबके सब बहुत ज्यादा रेयर स्पेशल स्टूडेंट हो। और टीचर मैंने बोलती है, अगर तुम्हें ग्रो करना बाकी स्टूडेंट के साथ लड़ाई करके तो तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग होना होगा कि तुम्हारे सामने कोई टिक ना पाए, नहीं तो। और टीचर सबसे
कहती है हाँ और तुम सबके सब पार्टी मेंबर्स हो जो साथ में टावर को क्लाइम करोगे जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। और ये सुन के एमसी रानू तो मैंने बोलता है क्या पार्टी मेंबर्स, और टीचर चुटकी बजाते हो कहती है चलो तो अभी बड़ी बड़ी बातें बहुत हुई, अकेडमी ने तुम सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार करा है, मैं तुम्हें इसके रूल और डिटेल को बता दूंगी, जैसे तुम्हें आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। और ये टेबल के ऊपर से बहुत रोशनी आ रही होती है और ये सबके सब हैरानी से देखते हैं इसकी तरफ, और हम देखते हैं आर्टिफैक्ट ये लोकेट होता है और इसको देखकर लाइट कहता है तो ये है स्टूडेंट आईडी, और बाजू में से रिचल कहती है ये तो बिल्कुल एक पेंडेंट की तरह है, और ये लोग याद करो तो टीचर ने बताया होता है तुम इसे यूज कर सकते हो स्टूडेंट आईडी के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए और यहाँ कैंपस में सारी फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए, और तुम इससे यहाँ पर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। और जो टेलीपोर्ट करने का जो स्पेल है वो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लाइट बोलता है प्रोफेसर यूमिनो ब्यूटीफुल है, और ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और रिचल कहती है प्रोफेसर यूमिनो ब्यूटीफुल है, और ये तीनों के तीनों टेलीपोर्ट होकर वापस अकेडमी में जाते हैं, और इसको यूज करने के लिए जो स्पेल दिया होता है टीचर ने इसके से लोग सबके सब बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं। और लाइट हैरान होकर कहता है तुम्हें ये स्टूडेंट आईडी अपने पास रखनी होगी, अगर तुम्हें टावर में एंटर करना है तो भले तुम्हें पसंद आए या ना आए तुम्हें इस चीज का अच्छे से ख्याल रखना ही होगा। और रिचल कहती है लेकिन आखिर बेन पीछे अकेले क्यों रह गया, और डो कहती है आखिर किसको पता, और या तो वो जो बींग है उसको पता चल गया था कि बेन ने उसे देख लिया है, और डो की तैयारी होती है सारे स्टूडेंट को छोड़कर सिर्फ यही था। और हम देखते हैं पहले का सीन यहाँ टीचर के पास फोन आया होता है और टीचर कहती है ओ हाँ नहीं लेकिन हम लोग तो यहाँ पे टी पार्टी कर रहे हैं, और यहाँ पे डो को पता चल जाता है कि टीचर किससे बात कर रही है, और डो बता रही होती है सिर्फ ये था जिसने उन्हें डायरेक्टली देखा था, और हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, यहाँ एमसी कुर्सी में बैठा होता है बहुत ज्यादा परेशान होकर, और यहाँ पे बेन अकेला होता है कोई नहीं होता इस जगह पर, और बेन मैंने बोलता है क्या एक प्राइवेट मीटिंग और वो भी डायरेक्ट प्रिंसिपल से, और वो भी अपने पहले दिन पर, और मैंने तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी खड़ी नहीं करी, और सामने से प्रिंसिपल बोलते हैं सब कुछ ठीक है तुम देख सकते हो मेरे को डायरेक्ट, मेरी असली फॉर्म यहाँ पे नहीं है। और ये सुनकर बेन देखता है उनकी तरफ प्रिंसिपल नहीं चांसलर, और सामने से प्रिंसिपल बोलते हैं तुम मुझे मास्टर कहो, और बेन कहता है ठीक है मास्टर, और प्रिंसिपल कहते हैं मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, नॉर्मली मैं बीच में नहीं आता हूँ स्टूडेंट की ग्रोथ में, अगर वो लोग वीक है तो मैं उन्हें वीक ही छोड़ देता हूँ, अगर वो लोग स्ट्रांग है तो मैं उन्हें स्ट्रांग छोड़ देता हूँ, और भले वो लोग मारे जाए टावर के अंदर, और या तो सर्वाइव कर ले पावर और ग्लोरी को पाने के लिए, मुझे इस सबसे कोई परवाह नहीं है, मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही गोल है खुद अपनी आंखों से देखना उसको जो पहुंचेगा टावर के एंड तक, उसको छोड़ के कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है, सब कुछ मीनिंगलेस है। और प्रिंसिपल की बात सुन के एमसी कुछ कहता नहीं है और मन में कहता है मीनिंगलेस, अगर बात हो रही टावर के बारे में, जो ये टावर है वो हमारे एंसेस्टर के टाइम का है, जो बेन फैमिली वो पूरी तरह से तैयार है इसकी पावर और ग्लोरी को वापस लेने के लिए, और इस टावर के लिए मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आखिर प्रिंसिपल ये क्या कह रहे हैं, आखिर क्या लेना देना टावर का दूसरे स्टूडेंट से, आखिर वो लोग क्यों आए हैं दूसरे डिमेंशन से इस टावर को चढ़ने के लिए। और सामने प्रिंसिपल से कहता है मास्टर आखिर ये टावर है क्या, और एमसी की बात सुन के प्रिंसिपल कुछ कहते नहीं है और कहते हैं जो ये टावर है ये एक रास्ता डिवाइन ट्रायल का, और ये सुन के एमसी भी चुक जाता है क्या डिवाइन, तो तुम्हारा मतलब जो लोग ज्यादातर सोचते हैं कुछ इस तरीके से, ये तो सच में धीरे धीरे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते आ रहा है। और सामने से प्रिंसिपल कहते हैं इसीलिए मैं स्टूडेंट की इतनी कड़ी मेहनत के बीच में नहीं आता, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। और एमसी भी हैरान हो जाता है उनकी बात सुन के, और प्रिंसिपल कहते हैं क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर पोटेंशियल को, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल जिसको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कुछ तैयार करता हूँ जिससे तुम्हारी मदद हो टावर के ऊपर चढ़ने में। और एमसी अपने साथ ऐसा होता देकर बोलता है आखिर ये सब क्या है, और प्रिंसिपल कहते हैं मैंने तुम्हारी स्टूडेंट आईडी में बढ़ा दिया है कि तुम कितनी दूर तक एक्सप्लोर कर सकते हो, अब तुम यहाँ से बाहर किसी भी डेंजर में जा सकते हो, तो इसलिए मेक श्योर करना कि टावर में जाने से पहले तुम अपनी स्किल बढ़ा लो। और एमसी प्रिंसिपल से कहता है बाहर का मतलब क्या अकेडमी के बाहर, और प्रिंसिपल कहते हैं हाँ तो चलो फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और बेन के ठीक नीचे एक टेलीपोर्ट बन जाता है, और ये सब देख के बेन भी हैरान हो जाता है, और एमसी जाने से पहले प्रिंसिपल कहते हैं टावर को चढ़ने से पहले अपनी स्किल को अच्छे से इंप्रूव कर लेना है, अगर तुम अच्छे से प्रोग्रेस कर जाते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज को अनलॉक कर दूंगा। और सुन के एमसी बोलता है क्या एक और चीज अनलॉक कर दोगे, और प्रिंसिपल कहते हैं और वो है टावर में जाकर सोलो हंट करना। और प्रिंसिपल की बात सुन के एमसी चौंक जाता है चलो फिर मुझे इंतजार रहेगा अपनी नेक्स्ट मीटिंग का। और एमसी वहां से सीधे यहाँ टीचर की गोदी में आके गिरता है, और यहाँ टीचर बेन से कहती है तो कैसी थी तुम्हारी मीटिंग प्रिंसिपल के साथ, और एमसी देखता है टीचर की तरफ और जल्दी से दूर हट जाता है। और टीचर कहती है प्रिंसिपल से हमेशा जब भी कोई मिलने जाता है वो उन्हें हमेशा ऐसे निकालते हैं, क्या तो अजीब पर्सनैलिटी है ना। और बेन शर्माता हुआ कहता है हाँ आप सही कह रही हो। और टीचर कहती है वो स्पेशली तुम्हारा इंतजार कर रहे थे शुरुआत से ही, और बेन के लॉकेट को देख के बोलती है वाओ तुम्हें तो अकेडमी से भर जाने की परमिशन मिल चुकी है। और बेन कहता है क्या है कोई बड़ी बात है, मास्टर ने मुझे ये कहा कि मुझे जल्दी से अपनी स्किल को इंप्रूव करना है। और टीचर कहती है ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, तुम फ्री होकर एक्सप्लोर कर सकते हो टावर के बाहर के डंजन को, और तुम अंदर की सिटी में भी आराम से घूम सकते हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा इस सबसे, और बाकी सबसे ज्यादा तुम अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। और ये सुनकर एमसी हैरान हो जाता है अच्छा तो ऐसी बात है, और सोच रहा होता है मुझे लगा कि इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ इसलिए मुझे ये सब करने को कहा था। और टीचर कहती है तुम तो लकी हो बेन, मुझे तो बहुत ज्यादा जलीसी हो रही है। और एमसी भी हैरान हो जाता है हाँ। और टीचर कहती है हाँ क्योंकि टीचर बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता यहाँ से जाने का। और बेन कहता है अच्छा तो ये बात है। और टीचर कहती है हाँ जबकि यूनियन एक अकेडमी है, यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ डिजाइन किया गया स्टूडेंट के लिए, जो टीचर के लिए किसी काम का नहीं है। और टीचर की बात सुन के एमसी भी धीरे धीरे परेशान हो रहा होता है। और टीचर कहती है तुम तो बाहर जाकर डंजन को एक्सप्लोर कर सकते हो, और अपने खाली बचे टाइम पर तुम अंदर की सिटी में जाकर घूम भी सकते हो, तुम तो मजे कर सकते हो जितना तुम चाहते हो। मुझे सच में इससे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है, यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी सिटीज होंगी जो मैं तुम्हारे लिए रिकमेंड कर सकती हूँ, और उनमें से एक को कहते हैं रोनिका, वहाँ का जो स्पिरिट टेंपल है वो तो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। और एमसी को डर लग रहा होता है उनकी ऐसे देखने से, और उनसे कहता है क्या मैं आपके लिए वहाँ से कुछ लेता हुआ हूँ। और हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, और एमसी यहाँ से जा रहा होता है और बोलता है यहाँ का मौसम तो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। और याद कर रहा था टीचर ने इसे कहा होता है तुम मेरे लिए लेकर आना है हनीमून वाइन जो बनाई जाती है टेंपल प्रीस्ट के द्वारा, वो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है, मेरे लिए तुम एक बोतल लेके आना, नहीं 2 लेके आना। और ये सब सोचने का एमसी बोलता है एक टीचर कह रही है स्टूडेंट को शराब लाने के लिए, ये दूसरी दुनिया तो सच में कुछ अलग ही है। वेल मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, मुझे एडवांस में
यहाँ पे इन्वेंटरी मिल चुकी है। अरे हाँ, अगर मैं इसके बारे में सोचूं, ये तो वो आइटम है ना जो मुझे ग्रैंडपा ने दिया था जब मैं घर गया था कुछ समय के लिए। और हम देखते पहले का सीन, यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते बेन से, क्या तुम तैयार हो चुके हैं यहाँ से जाने के लिए? और बेन कहता है हाँ ग्रैंडपा, बस हो ही गया हूँ, क्या आप अच्छे से सोए? और ग्रैंडपा यहाँ पर ये बैग रख के बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग, जल्दी से ओपन करो इस बैग को और जितना तुम्हें इसमें से चाहिए तुम ले लो। और बेन ये देख के बोलता है आखिर ये है क्या? और ग्रैंडपा बताते हैं ओपन कर लो और देख लो। और बेन उसको ओपन करके बोलता है वाह, ये तो सारे के सारे प्योर गोल्ड है, क्या मुझे सच में लाओ ये लेना? तो ग्रैंडपा बोलते हैं सब कुछ ठीक है ले लो, ये हमारी लेगेसी है हमारे एंसेस्टर की, जिन लोगों ने अपने आप को पूरे तरीके से लगा दिया था टावर और बाबल को ढूंढने के लिए। अब ये सब तुम्हारे हैं, तुम इसे फ्रीली यूज कर सकते हो। और ये सुन के बेन बहुत ज्यादा खुश आता है और बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा, ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये सब कुछ, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं यहाँ से ले जाने के लिए। और ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ ऐसा क्यों? और बेन कहता है वेल ये दिखने में बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। और ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलते हैं ये बच्चा भी ना, और हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और एमसी बोलता है ये मैंने सोचा था वहाँ पर तो, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर इन्वेंट्री है तो मुझे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब का सब यहाँ पे फिट हो चुका है आराम से। तो जबकि ग्रैंडपा ने कहा कि गोल्ड बहुत ज्यादा वैल्यू वालेगा, भले तुम किसी भी दुनिया में क्यों न चले जाओ, तो उनमें से मैंने कुछ ले लिए थे। चलो ठीक है, अब तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, अब टाइम आ गया एक नई दुनिया में जाने का। और यहाँ आसपास देखकर बोलता है भले ये दूसरा डिमेंशन है लेकिन जो ये सिटी हैगी ये बहुत ज्यादा सिमिलर सी हैगी। नहीं जरा रुको, ये तो बहुत ज्यादा अलग है, आखिर ये क्या है? ये चीज उड़ रही है, आखिर ये काम कैसे करता है? और यहाँ पीछे से एक जना के बोलता है तुम वहाँ पर, हमने तुम यहाँ पे आसपास कभी देखा नहीं है। और बेन मुड़ के देखता है उनकी तरफ और लोग बेन को देख के चुप जाते हैं। अरे जरा देखो तो यूनियन अकेडमी का स्टूडेंट है। और जल्दी से सलूट करते हैं एमसी को और बोलते हैं हेलो, हम लोग अकेडमी सिटी रोनिका के वेस्ट बाउंड्री के एरिया को गार्ड करते हैं। और एमसी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मेरा नाम है बेन यूवन और मैं यूनियन अकेडमी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और वो गार्ड्स बोल रहे होते हैं आखिर आपके यहाँ पर कैसे आना हुआ, कि आपको यहाँ पर आने के लिए परमिशन मिली प्रिंसिपल से? और बेन बताता है हाँ मुझे मिली है, उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पे फ्रीली कहीं भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और ये सुनकर गार्ड्स कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, प्रिंसिपल और अकेडमी के स्टाफ की कड़ी मेहनत की बदौलत ही हमारा जो है सिटी रील में आज इतना पीसफुल है, हम लोग हमेशा ग्रेटफुल है सबके लिए। और ये सुनकर एमसी भी हंस रहा होता है और मैंने बोलता है अकेडमी का इन्फ्लुएंस सच में बहुत ज्यादा है। और वो गार्ड बताते हैं एज अ फर्स्ट ईयर तुम्हें सिटी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो इसलिए अगर तुम्हें कुछ मदद की जरूरत पड़े तो बिल्कुल भी इसकी चाना मत। और ये सुनकर बेन कहता है ओ सच में? और ये गार्ड्स कहते हैं ऑफ कोर्स ये हमारे जॉब का एक पार्ट है, अगर तुम क्यूरियस हो किसी चीज को लेकर तो तुम फ्रीली हमसे पूछ सकते हो। और बेन कहता है अच्छा तो फिर, और अपनी उंगली को ऊपर करके बोलता है मैं इनमें से एक लेना चाहता हूँ। और ये गार्ड्स देखते हैं ऊपर की तरफ और एमसी पूछता है आखिर ये मिलेगा कितने में? और सबका हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, यहाँ पर एक जन चला रहा होता है उसे और क्लच छोड़ के बढ़ाता है अपनी स्पीड को और बहुत स्पीड में जा रहा होता है सामने की तरफ। और यहाँ पर आके इस खाई से ऊपर निकल जाता है और हम देखते होता है अपना बेन और उसने सिटी से खरीद लिया होता है इस चीज को और आसमान में उड़ता हो जा रहा होता है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। और हमें बताते पहले की बात जब एमसी ने इनसे पूछा था इसके प्राइस के बारे में, और ये सब सुन के ये गार्ड बोलते हैं ये क्या वो सबर बाइक की बात कर रहा है, यहाँ तक कि उसका जो बेसिक मॉडल का प्राइस है वो भी 2,50,000 तक का आएगा, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कितना? 2,50,000? और अच्छा तो इसे हवर बाइक कहते हैं। और अपने पास से गोल्ड के पीस को निकाल के बोलता है क्या मैं इसको एक्सचेंज करके खरीद सकता हूँ? और ये गोल्ड को देखकर गाड़ी हैरान हो जाते हैं क्या ये गोल्ड है, आखिर तुम्हें इतना बड़ा टुकड़ा मिला कहाँ से? उनको इस सब के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। और हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बेन कहता है यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल गोल्ड बार 7,05,00,000 तक का आएगा, ऐसा लगता है मुझे इस सब के लिए शुक्रिया करना होगा अपने गिरफ्तार को, उन्हें जबरदस्ती करके जो मुझे ये दिया था, भले मैं इसे ले भी नहीं रहा था लेकिन तब भी। और ईव से कहता है आखिर क्या सोचते हो तुम इसके बारे में, ये जो हर बाइक है इसको मैंने फ्यूज कर दिया योर ग्यू से और अभी ये जिंदा आर्टिफैक्ट बन चुका है और इसका नाम है लिलित, तो अब से दोनों अच्छे से रहना। चलो यहाँ आकर ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे मिल चुकी है टीचर यूमिना के लिए शराब और मैंने क्रिएट कर दिया ईव के लिए एक छोटे भाई को, जो मुझे करना था वो सब कुछ यहाँ पर हो चुका है, तो चलो चलते वापस स्कूल में। और यहाँ पर बेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और बोलता है मेरा सर तो बहुत ज्यादा हिल रहा है। और बेन के बाजू में एक जन पानी का गिलास रख के बोलता है बेन मैं डिसअपॉइंट हूँ तुमसे। और हम देखते होता है लाइट और कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मीटिंग के बाद तुम बिना कुछ कहे यहाँ से चले गए और तुम यहाँ वापस आए ऐसे नशे में। और बेन माफी मांग रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है लेकिन टीचर यूमिना बार बार कह रही थी इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और मेरा ये पीना पहली बार था। और रिचल मन में कहती है बेन के पास से तो फूलों की खुशबू आ रही है। और लाइट कहता है अगर तुम मुझे ये पहले बता देते तो मैं यहाँ पे इंतजार और चिंता बिल्कुल नहीं करता। और वो कहती है अच्छा तो ये बेच पहचानेगा प्रेसिडेंट का और तुम्हें मिला है टीचर के साथ ड्रिंक करने की वजह से। और एम्स बताता है वेल अगर तुम ऐसा सोचते हो क्लास के प्रेसिडेंट की तरह तो शायद ऐसा ही है। और बाजू में स्लाइड कहता है तो जबकि टीचर यूमिना जो इंचार्ज है हम सबकी, तो हमें शायद ये सब एक्सेप्ट करना होगा। और सामने से डो कहती है अगर हम चारों में से प्रेसिडेंट किसी को होना है तो वो मुझे होना चाहिए। और उनके दोनों लाइट भी रहने आते हैं और डो कहती है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ यहाँ पर, तुम एग्री नहीं करते क्यों? और बाजू में स्लाइड चला के बोलता है एक सेकंड रुको, इस तरीके से कहना ये कुछ अजीब नहीं है, हम लोग को तो इक्वल कमरे बनना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है मेरे भी कुछ क्लियर करना होगा जो तुमने अभी यहाँ पर कहा है। इस तरीके से एटीट्यूड दिखाना और एक्टिंग करना कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, ये सब कुछ फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हम लोग क्लाइम करेंगे टावर को और मैं इस बात को लेकर एग्री नहीं करता कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और ये सुनकर डो मुस्कुराती और सामने लाइट से कहती है तुमने अभी जस्ट कहा कि हम लोग बराबरी के कामरेड हैं, ये तो कितना फनी है। उसी से इंसान ने टीचर से कल ये कहा था कि टावर में सोलो जा सकते हैं क्या, आखिर कहा है इक्वलिटी सब में। और ये सुनकर लाइट भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और खड़े होकर बोलता है ये चीज, और उसके मुझे कुछ निकल नहीं पा रहा होता। और वो सब सुनकर बेन और रिचल लाइट को घुर-घुर के देख रहे होते और बेन कहता है अरे हाँ तुमने ये तो पूछा था उनसे क्यों है ना। और यहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है नहीं मैं तो बस क्यूरियस हो रहा था वहाँ पे थोड़ा सा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम सबके साथ पार्टी नहीं बनाना चाहता। और एम्स ने बोलता है सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई दुश्मनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं ऐसा कहने वाला था कि हमें सबके लिए एडवांस में प्लान बना लेना चाहिए। लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है जो हमारा ग्रुप है उसकी स्टार्टिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा रफ तरीके से हो रही है और मैं भी क्लास प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि टीचर ने मुझे इन चारों में से क्यों चुना है। और बता रहा था इन सबके बारे में सबसे पहला इसे कोई भी किसी चीज की खबर नहीं है, लेकिन जो इसका प्राइड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ये सिर्फ अपने आप की मानती और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके एनिमी बनना तय है। और ये सरप्राइजिंगली सेंसिल है और इसके पास कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है लोगों को लीड करने
महीने की। वाओ, ये हैंगे स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट। और बेन अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, शांत हो तुम लोग, मेरी बात सुनो। क्लास प्रेसिडेंट को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है। नहीं, एक्चुअली में उन्हें तो स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। और एमसी की बात सुनकर डोबी हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? और बेन बताता है, क्योंकि अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान क्लास प्रेसिडेंट होगा तो वो सारे के सारे डिसीजन खुद ही अकेले लेगा, बिना किसी से पूछे। और एक क्लास प्रेसिडेंट जिसको सारी क्लासों को आपस में अच्छे से जोड़ के रखना है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों है ना? और एमसी के बाद उनकी लाइट हैरान हो जाता है और डो कुछ कहती नहीं है और रेचल कंफ्यूज हो जाती है। और बेन बताता है, वैसे क्लास प्रेसिडेंट को तो मिडिल में से कोई होना चाहिए जो सब लोग की अच्छे से बात सुनकर उन्हें दे सके अच्छे और फेयर सोल्यूशन। और ऐसे समझदारी के काम के लिए मुझे ऐसा लगता है कोई इजी गोइंग इंसान जिसको किसी भी चीज का घमंड नहीं है, बिल्कुल मेरे जैसा, उसको बनना चाहिए क्लास प्रेसिडेंट। और एमसी की बात सुनकर डो कहती है, क्या इजी गोइंग, और वो भी तुम? और खड़ी हो जाती है अपनी सीट से। ठीक है, जबकि टीचर के पास अथॉरिटी होगी कि वो किसको बनाना चाहती है क्लास में प्रेसिडेंट को, तो मैं अभी के लिए तैयार हूँ इस सब के लिए। और डो की बात सुनकर एमसी शुक्रिया करता है उसको। और डो कहती है, सच बताऊं तो जिस इंसान को मैं लीड करना चाहती हूँ वो हो तुम। और ये सुन के एमसी रहने आता है और मैंने बोलता है, आखिर इस सब का मतलब क्या है? और डो साइड की तरफ देखकर बोलती है, वेल अगर यहाँ पर मुझे किसी चीज से दिक्कत भी है, अगर जो मुझे चाहिए उसको पाने के लिए कुछ अननेसेसरी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़े तो मैं वो करूंगी। और ये सब सुन के लाइट हैरान हो जाता है, तो चलो बाद में मिलते हैं तुमसे। और चले आते हो यहाँ से। और एमसी लाइट को शांत कर रहा होता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो लाइट मैंने बोलता है, क्या अननेसेसरी? और बेन यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है और बोलता है, वाओ आज का दिन तो सच में, ये तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं स्कूल में ना होके किसी बेटर फील्ड में हूँ। ये जो प्राइड का इशू है इसको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और सामने से टीचर कहती है, हे बेन, मुझे क्यों टेस्ट में तुमने पहले निकाला था, क्या अभी यहाँ पे नहीं है क्या? मैं उसे सच में टेस्ट करना चाहती हूँ। और एमसी परेशान होते हुए कहता है, ये जगह सच में पूरी तरीके से लैंडमाइन से भरी हुई है। और इसी के साथ जो बेन का पहला लेसन था क्लास 11 के क्लास प्रेसिडेंट के रूप में पूरी तरीके से भरे हुए यूनिक लोगों से उसकी शुरुआत हुई। और यहाँ पर ये चिल्ला रहा होता है, टीचर मैं क्यूरियस हो रहा हूँ सब लोगों की स्किल के बारे में। और उसकी शुरुआत हुई डिफिकल्टी के साथ। और यहाँ पर ये चारों के चारों साथ में होते हैं और सामने सबके सब भुजा गुस्से में दिख रहे होते हैं उनकी तरफ। और यहाँ बीच में रेफरी कपड़े पहने हुए टीचर बोलते हैं, जो पहला लेसन है मुझे लगता है हमें स्टार्ट करना चाहिए एक छोटे मोटे स्पारिंग सेशन के साथ। क्या सोचते हो तुम सबके सब इसके बारे में? और फिर यहाँ सबके सब चिल्ला रहे होते हैं, टीचर मुझे जाने दो उन लोगों को आने के लिए। नहीं मैं जाऊंगा, तुम यहाँ से पीछे हटो, मैं जाऊंगा सबसे पहले। और वहाँ बोलो सामने ऐसे आपस में लड़ रहे होते हैं और बेन हैरानी से दिख रहा था ये सब कुछ। और लाइट कहता है, क्लासेस को बांटा गया स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से, जैसा सोचा था क्लास 1 से द स्पेशल क्लास। ये सच में बहुत ज्यादा नफरत करती है 11 क्लास से। और एमसी परेशान होता है, वो बोलता है, ये इससे भी ज्यादा आएगा। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ऐसा पहना हुआ हूँ जिसकी वजह से उन लोगों को ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर ये स्टूडेंट देख रहा था सामने की तरफ और बेन के बीच में देखकर बोलता है, आखिर इस कमजोर लड़के की फ्लावर के नाम से। और इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर ही लगा के आया मेरे सामने, मैं कभी भी एक्नॉलेज नहीं करूंगा ये सब। और बहुत तेज चिल्लाते हुए बोलता है, टीचर मुझे चेक करने दीजिए इसकी स्किल को, लड़ने दीजिए हम लोगों को। और ये सुनने के बाद टीचर बोलते हैं, ये तो अच्छा साउंड कर रहा है, तो चलो बेन आओ यहाँ पे सामने, तुम्हें अब लड़ाई करना है रेक्टो के साथ। और हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है टीचर यूमिनो के ऑफिस में। और मन में कहती है, सीरियसली आखिर ये सब क्या है? आखिर हमारे क्लास के स्टूडेंट का जॉइंट सेशन क्यों हो रहेगा, और वो भी पहले दिन ही स्पेशल क्लास के साथ? ये प्रैक्टिकल कॉम्बैट तो शुरुआत से ठीक नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक स्टूडेंट जो लोअर डिमेंशन का है वो लड़ पाएगा अपर डिमेंशन क्लास से। ये सब करने से पहले उन लोगों को जरूर पता होगा कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये सब करा है। मुझे नहीं पता कि आखिर सबके पीछे कौन है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जिसने भी ये सब कुछ सेटअप करा है। और यहाँ बेन अपने हाथों पर करके बोलता है, टीचर लेकिन जो मेरी कॉम्बैट स्किल है वो अभी भी थोड़ी सी कम है और मुझे नहीं लगता कि इमेज करने के बाद मुझे कुछ मिलने वाला है। और सामने से टीचर कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर तुम्हारा 3 पॉइंट माइनस। और यहाँ पर आकर जल्दी से स्टार्ट करो। और अचानक से ऐसे पॉइंट कटने की वजह से एमसी भी हैरान हो जाता है, क्या? और यहाँ टीचर कहते हैं, जल्दी आओ यहाँ पर बेन, ये कोई बहाना नहीं है ना लड़ने का। और ये सब होता देखकर बेन मैंने बोलता है, आखिर इसके साथ क्या गलत है? ये मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? क्या है मुझे इसमें लाकर यहाँ सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहता है? और सामने उन टीचर से कहता है, ये किसी तरीके का बहाना नहीं है, ये फैक्ट है। मुझे यहाँ इस अकेडमी में स्पेशल एडमिशन मिला है मेरी यूनिक एबिलिटी की वजह से, ना कि मेरी कॉम्बैट स्किल की वजह से। अगर आप इतने क्यूरियस हो रहे हो स्पेशल एडमिशन के स्टूडेंट की एबिलिटी को लेकर, इससे अच्छा ये मेक सेंस करेगा अगर मैं आपको किसी और दूसरे तरीके से अपनी एबिलिटी दिखाऊं। मुझे यहाँ लड़ाई में फोर्स करने से अच्छा। और बेन की ये सब बातें सुनकर यहाँ टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम अब यहाँ पे टीचर को सिखाओगे? और बेन कहता है, भले वो टीचर हो या स्टूडेंट, जो चीज हमें पता नहीं है हमें वो सीखना जरूरी है, और वैसे भी तुम पूरे टीचर नहीं हो। और वो टीचर गुस्से में एमसी के 5 और पॉइंट कम कर देते हैं। और ये सब होते देख एमसी चैन के साथ छोड़ के मैंने बोलता है, अच्छा तो तुम इस तरीके से खेलोगे? और अपनी उंगली ऊपर करके कहता है, तो फिर इसके बारे में क्या कहना है? चलो इस हफ्ते पूरी तैयारी करेंगे और लड़ाई करेंगे अगले हफ्ते। और ये सुनकर टीचर हैरान हो जाते हैं, क्या ये सब क्या कह रहे हो तुम? और बेन बता रहा होता है, मुझे एक हफ्ता चाहिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए, और मुझे लगता है इतने टाइम में मेरी तैयारी ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। और बेन की बात सुन क्या सन्नाटा छा जाता है। और यहाँ नीचे कुछ लोग हैरान होकर बोलते हैं, आखिर ये क्या रहा है? और राइट वाला बताता है, इससे तैयारी करनी हो लड़ेगा अगले हफ्ते। आखिर ये सब क्या बकवास कर रहा है? ये तो ऑब्वियस है कि इसकी एबिलिटी रॉक बॉटम है, और ये सच में सबके लिए सिर्फ एक हफ्ता मांग रहा है। क्या टिक भी पाएगा स्पेशल क्लास के सामने? और यहाँ टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? और अपनी मनमर्जी से तुमने अपना टाइम भी रख लिया कि तुम्हें कब लड़ाई करनी है। वेल ये भी साउंड अच्छा कर रहा है। और बेन मन में बोलता है, अगर मैं तुम्हें इग्नोर भी कर रहा हूँ तो तुम कर भी क्या लोगे? तुम तो पूरे टीचर भी नहीं हो। और यहाँ टीचर दोनों को चिल्ला के बोलते हैं, बेन और इरेक्टो अब तुम्हारा मैच होने वाला है अगले हफ्ते, और मैं यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ तुम दोनों का मैच होगा, और उसका फॉर्मेट पब्लिक होगा, पूरी की पूरी अकेडमी देखेगी लाइव ब्रॉडकास्ट, तो इसलिए अच्छे से तैयार हो जाना। और ये सब सुनकर बेन मन में बोलता है, तो तुम इस चीज को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हो मुझे यहाँ सबके सामने बेइज्जत करने के लिए? और ये टीचर कहते हैं, बेन तो जबकि तुमने खुद मांगा तैयारी करने के लिए टाइम को, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम अपनी एबिलिटी जरूर दिखाओ, अगर ऐसा नहीं करा तुमने तो। और ये सुनकर बेन कहता है, हाँ ठीक है। और यहाँ पीछे रेक्टो से कहता है, हे रेक्टो इधर, हम दोनों का ऑफिशियली मैच होने वाला अगले हफ्ते, मुझे बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। और ये सुनकर रेक्टो कहता है, इतना अनोइंग। और ये सब सुनकर एमसी भी हैरान होकर मुस्कुरा रहा होता है। और मैंने बोलता है, मेरी बेस भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मुझसे अच्छे से बात करेगा, लेकिन जिस चीज को मैं कंफर्म करना चाहता था वो ये नहीं था, बल्कि तुम्हारे स्टेट जैसा सोचा था स्पेशल क्लास से, इसकी लाइफ और बॉडी स्टेट तो बहुत ही हाई है, और इसकी लाइफ तो 5 गुना ज्यादा आएगी मेरे से, और इसके बॉडी की स्टेट 10 गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी इन दोनों के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि मैं भी अगर मुझे चढ़ना है
इन लोगों के साथ टावर को, तो मुझे यहाँ पे रेक्टो को सरपास करना होगा। और बेन इन दोनों से कहता है, आखिर तुम दोनों इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या तुम दोनों को मेरी चिंता हो रही है? और हम देखते पीछे उन लोगों की चिंता का कारण यहाँ पर निकल जाती है लड़ाई करने के लिए, और यहाँ पे आके सब लोगों से कहती है, आखिर क्या हुआ? क्या कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर? क्लास प्रेसिडेंट से बिल्कुल अलग, मैं कॉम्बैट में स्पेशलिस्ट हूँ। क्या तुम लोग क्यूरियस नहीं हो रहे थे स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट की स्किल को लेकर? तो में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है मुझसे यहाँ पे लड़ने के लिए। और हमसे अपनी आंखों वाली एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और हैरानों को दिख रहा होता है डो के स्टेट्स को। और यहाँ पे डो अपने बालों को बांध रही होती है और बोलती है, मैं किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लूंगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कोई कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। यहाँ सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं यहाँ पर इसको देखकर, और किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। और यहाँ टीचर भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं डो के यहाँ पे सब लोग कैसे चैलेंज करते देखकर। और बेन मैंने बोलता है सब देखकर ऑफकोर्स यहाँ पे शांति छा जाएगी। यहाँ तक कि मेरे पास आंखें हैं इन्फिनिट रीडिंग को चेक करने की, और तब भी मैं डो की पूरी पावर को यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर इन सब स्टूडेंट ने इसके इतने पावरफुल ऑरा को सेंस ना किया हो। क्या मुझे अपनी पावर कम करनी होगी? अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट की कमी हो रही हो तो। और तुम्हारा नाम रेक्टो है ना, क्यों? और यार रेक्टो चुक जाता है। मैं श्योर हूँ कि तुमको ऐसे नहीं है जो होल्ड बैक करेगा, क्यों है ना? जल्दी आओ यहाँ पर जिससे मैं तुम्हें तोड़ सकूं। और ये सब सुन के बेन मैंने बोलता है, रेक्टो तो बहुत ज्यादा डर चुका है सबकी वजह से। इसका ओरिजिनल टारगेट पहले मैं था, लेकिन अभी से किसी ऐसे के द्वारा चैलेंज कर दिया गया है जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं शायद वो भी ये जानते हैं, अगर इसने यहाँ पे अपने आप को बचाने की कोशिश करी यहाँ से पीछे हटके, तो इसका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। और इसको इतना गहरा घाव लगेगा जो एक हफ्ते तक भी ठीक नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मुझे सबसे कोई परवाह है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और यार डो के पास आके कहता है, यार रुको, ऐसा मत करो, इस सब के लिए मुझे माफ करना, लेकिन जो रेक्टो है उसके साथ मेरा मैच अगले हफ्ते, तो अगर तुम मुझसे लड़ाई करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। और ये सब सुनकर डो कहती है, क्या तुम श्योर हो इस सब को लेकर? और बेन कहता है, ऑफ कोर्स, और तुम्हारा बहुत मुश्किल है मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन इस बार मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ अपनी खुद की एबिलिटी से। और बेन को ये सब बोलता देखकर डो देखती है उसको, और यहाँ घूम के बोलती है, मुझे लगा कि तुम सिर्फ ऐसे लड़के जो सिर्फ ट्रिक को यूज करता है, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर भी कुछ मर्दाना है। चलो ठीक है, इसको मैं तुम्हारे पर छोड़ती हूँ। तो चलो रेक्टो को छोड़ के यहाँ पे कोई और है जो यहाँ पर आके मुझसे लड़ना चाहता है? कोई भी नहीं है। और यहाँ सबके सब शांत होते हैं और अपने चैन के साथ छोड़ के घूम के जा रही होती है और बोलती है, अभी कुछ समय पहले तो ये सबके सब होते थे, भोग रहे थे, लेकिन जैसे ही इन लोगों के सामने एक रियल खतरा आ गया, ये लोग अब बस पीछे के घुरा रहे हैं। और डो की बातें सुन के एमसी परेशान होकर दिख रहा होता है। और यहाँ सारे स्टूडेंट इन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सुन के। और यहाँ पीछे एक जन बोलता है, तुम यहाँ पे किसको करी कुत्ता? यहाँ पर हमेशा कमजोर बेवकूफ लोग होते हैं जो लोग झूठ बना के आपस में घूमते रहते हैं और सामने आके ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग अपने ग्रुप को बचा लेंगे। क्या तो नजारा ये सब। और एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है, आखिर ये लड़का कौन है? यहाँ तक कि स्पेशल क्लास वालों के बीच में भी ये उन सबसे डिफरेंट लेवल पर है। और लाइट बताता है उसके बारे में, ये ओटिमा आएगा, द रूलर ऑफ केटीएस डिमेंशन। और बेन पूछता है, क्या केटीएस ओटिमा, आखिर ये सब क्या है? और लाइट कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता बेन? और बता रहा होता है बेन को, यहाँ पर 10 डिमेंशन होंगे सबसे हाईएस्ट हाई आर्चर्स के साथ, और जो ओटिमा की फैमिली है वो उनमें से एक के ऊपर रूल करती है। और ये सुनकर बेन कहता है, अच्छा तो ये लड़का कोई ऐसा है जो सारे डिमेंशन में से वन ऑफ द टॉप फैमिली में से आया है, और उस फैमिली का नाम है केटीएस। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ समय बाद का सीन, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। और ये ओटिमा कहता है, टीचर। और टीचर कहते हैं, हाँ हाँ अभी कर रहा हूँ। और अपने पास से इस चीज को निकालते हैं और इसको देखकर रिचल बोलती है, आखिर ये क्या है? और लाइट बताता है, ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ये जरूर रिकॉर्ड कर रहे हैं पब्लिक वीडियो। और बेन पूछता है, रिकॉर्ड करने के बाद फिर क्या करते हैं लोग? और लाइट बताता है, ये लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ये सबको शेयर कर देते हैं इंटरनेट पर, लेकिन मुझे पता नहीं इन सबसे इनका मतलब क्या है। और बेन कहता है, शेयर करना, अच्छा तो ऐसी बात है, ये तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम है। और लाइट कहता है, बेन के तुम्हें पता है इंटरनेट के बारे में? और बेन कहता है, हाँ अगर सिंपल शब्दों में बताएं, ये एक नेटवर्क है जिसको सेटअप किया गया कंपनी के द्वारा, जिससे कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपस में शेयर कर सके। और लाइट कहता है, तुम तो लोअर डिमेंशन से आए हो, तुम्हें तो यूनियन तक के बारे में नहीं पता है, तो आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जहाँ से मैं आया वहाँ पर ये बहुत पहले डेवलप हो चुका है। और रिचल बेन के पास आके बताती है, यहाँ पर एक लाइव चैनल है, यहाँ पर जो भी क्लासेस होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। और ये पता चलने के बाद बेन शुक्रिया करता है रिचल का, शुक्रिया रिचल, और गुड जॉब इसे ढूंढने के लिए। आखिर ये क्या है? ये तो लाइव चल रहा है यहाँ पर। और गुस्से में देखता है प्रोफेसर की तरफ और बोलता है, ये टीचर सच में हमें बेइज्जत करने का ट्राई कर रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे डाउट है कि जैसा ये सोच रहा है वैसा होगा। और यहाँ पर दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों निकालते हैं अपनी एनर्जी को। और ओटीएम कहता है, तुम करो मेरे ऊपर सबसे पहले हमला। और ये सुनकर डो कहती है, क्या तूने उसे किया है? मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ मेरे ऊपर एक अटैक करने का। और ओटीएम को गुस्सा जाता है सब सुन के, आखिर तुम किसे कह रही हो? नौसे किया, चलो देखते हैं तुम्हारा जो एरोगेंट एटीट्यूड है वो तुम्हें कहाँ तक ले जाता है। घुटनों पे आओ मेरे सामने। और एक एनर्जी निकलती है उसके पास से, और बेन भी थोड़ा सा हैरान होता है सबकी वजह से। और अचानक से बहुत खतरनाक सा प्रेशर आता है। आखिर ये सब क्या है? ये तो बहुत ज्यादा अलग है कि मेरी पावर से, जिस पावर को मैं कंट्रोल करता हूँ ये तो बिल्कुल ऐसा जैसे पानी तेज बहने के बजाय बहुत स्लो हो गया हो। और बिल्कुल ऐसा कि तुम बिना हवा के सांस नहीं ले सकते। इस जगह पर जो नेचर का लो है वो मुझे पूरी तरह से फोर्स कर रहा है इसके सामने मेरे घुटने पर आने के लिए, जैसे कि ये कोई नेचुरल चीज है इस दुनिया में। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि नेचर के लो को बदला गया हो। और ये सुनकर लाइट बेन से कहता है, बेन क्या तुमने फिगर आउट कर लिया इसकी एबिलिटी के प्रिंसिपल को? और रिचल बहुत ज्यादा डरी हुई बेन का हाथ पकड़ी हुई होती है और बेन भी चिंता करते हुए बोलता है, रिचल। और रिचल ऐसे घबराते हुए देखती सामने की तरफ, और हम देखते हुए देख रही तो डो की तरफ, उसके अंदर से बहुत सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है और यूज करती है अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटी को, और एक ही झटके में गायब कर देती है ओटीमा की एबिलिटी को। और ये सब होता देखकर आसपास में सब लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर ये सब क्या हुआ? और बेन ये सब देखकर बोलता है, इस पे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, दोनों तो बस अपनी नाम मात्र की एनर्जी को यूज करा था, एक ही बार में खत्म कर दिया ओपोनेंट की एनर्जी को। और ये सब होता देखकर ओटीमा बोलता है, तो ऐसा लगता है तुम्हारे पास है कुछ स्किल्स। और डो सामने उससे कहती है, और तुम्हारी पावर तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल तुम्हारे सर पे सिंगों की तरह, क्या बस सिर्फ तुम इतने कर सकते हो? तुम तो मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। और ओटीमा बोलता है, ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ मेरे पास यही हो। और ये अटैक को यूज करते देखकर डो देखती है उसकी तरफ और बहुत स्पीड में छलांग मार जाती है और एक खींच के लात मारती है उसके पेट में। और अचानक से ऐसा हमला देखकर ओटीमा भी हैरान हो जाता है। और डो कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सेम अटैक दोबारा करने दूंगी? ये तो ऑब्वियस है, जो तुम्हारा जो अटैक है जितना ज्यादा तुम इसके पास आओगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते आएगा। और ये सब अटैक करने का ओटीमा कहता है, मेरे को अपने दोनों हाथों को यूज करना पड़ रहा है और वो भी ऐसे अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और बहुत स्पीड में डो इसके पीछे जाती है और इसके पीछे आके ऐसे कहती है, अगर तुम्हारे पास दिमाग की कमी है तो तुम्हारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्यों है ना? और ओटीमा घुमा के मुक्का मारता है,
ओडो कहती है जैसा सोचा था, जो तुम्हारी मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लो हैं और किसी भी तरीके की ताकत नहीं उन सब में। कहीं ऐसा मत किया कि तुम्हें दूसरों की जरूरत पड़ती है अपने आप को चम्मच से खाना खिलाने के लिए। और ये सुनकर का जिसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और अटैक करता है डो के ऊपर, और डो इसके अटैक को आराम से डोज कर देती है। और ये सब देखकर लाइट कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सब कैसे हो रहेगा, ये तो पूरी तरीके से ओवर पावर कर रही है ओटीमा को। डोगी तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये सब देखकर बेन कहता है ऐसा लगता है जो ये लड़का ओटीमा है अपने अपोनेंट की मूवमेंट को रोक रोक कर ये बहुत ज्यादा यूज्ड हो चुका है और नेचर ऑफ लो के साथ आराम से उन्हें किसी भी तरीके को यूज करके हरा देता है। और यहाँ पर डो लगातार इसके मुंह पे मुक्का मार रही होती है और घूम के लात मारती है उसके मुंह पे। और बेन बता रहा होता है लेकिन जो वो तरीका है वो इसके सामने यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये जो लड़का भले इसके पास पावर और फिजिकल एबिलिटी है लेकिन तुम इसको देखकर ही बता सकते हो कि इसने कभी भी अपनी बॉडी को यूज नहीं करा है। और बेन की मुझसे ये सब सुनकर लाइटमैन में कहता है क्या ये सब कुछ देख सकता है। यहाँ पर जो है डो फाइट कर रही है ओटीमा के साथ इक्वल में, और यहाँ पर बेन उन दोनों को पूरी तरीके से एनालाइज कर रहा है। ये लोग सच में लोअर डिमेंशन के स्पेशल स्टूडेंट हैं, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और यहाँ पे लगातार इसमें मुक्के पड़ रहे होते हैं। और ओटीमा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेइज्जती करने की। और ये बोलने के बाद ही एक मुक्का पड़ता है इस गाल पे। और डो कहती है क्या तुम यहाँ पर सिर्फ अपना मुंह चलाने के लिए आए हो, और या तो तुम ये सब कर ये बताना चाहते हो कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। और अचानक से डो चुक जाती है और हम देखते हैं यहाँ पे ओटीमा को उसने खतरनाक सी एबिलिटी यूज करा होता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे यहाँ पर ऐसे अपमान करने की। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा इस सब के लिए, अगर तुम्हारी मरने की इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हें यहाँ पर अभी से मैं मार दूंगा। और ये सुनकर डो कहती है तुम मारने की बात कर रहे हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बच्चों को बोलना चाहिए। और अपने हाथ के आसपास ब्लैक कलर की एनर्जी को इकट्ठा करती है और बढ़ जाती है सामने ओडिमस के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ से ओडिमस भी अपना अटैक कर रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है मरो। और इधर से डो भी आ रही होती है स्पीड में। और अचानक से यहाँ पे टीचर यूमिना आके कहती है चलो बहुत हुआ। और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अटैक करने वाले थे तभी वहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ इनके आसपास हर जगह फूल ही फूल जाते हैं। और ये सब देखकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। और टीचर यूमिना कहती है यहाँ अकेडमी में हम लोग स्टूडेंट्स को मरते दम तक लड़ने के लिए नहीं कहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इस सबको टावर के लिए बचाओ, क्यों समझ गए तुम दोनों। और यहाँ पर जो जगह फूल ही फूल होते हैं तभी टीचर यूमिना अपनी चुटकी बजाती है और जितने भी यहाँ पे फूल थे सब हवा में उड़ने लगते हैं। और बेन भी चुपचाप ये सब देख रहा होता है और मन में बोलता है आखिर ये सब क्या है, ये किसी तरीके का आंखों का धोखा नहीं है, मैं सूंघ सकता हूँ यहाँ पे हर जगह फूलों की खुशबू आ रही है। और यहाँ ओडिमा गुस्से में अपने दांत मसल रहा होता है और मुड़ के जा रहा होता है इस जगह से। और डो टीचर यूमिना से कहती है आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इस सुनकर यूमिना भी देखती मुस्कुराते हो डो की तरफ। और डो आ जाती है यहाँ पर इलो के पास और बेन यहाँ पर वेलकम कर रहा था डो का। और बेन से डो पूछती है आखिर कैसा था ये सब। और बेन उससे कहता है ये तो बहुत अमेजिंग था, उस लड़ाई को देखने भर से मुझे बहुत मदद मिली है। और रिचल एकदम से पीछे से बेन को पकड़ लेती है रिचल क्या हुआ तुम्हें। और डो कंफ्यूज होकर देख रही होती है इसको और रिचल को अभी भी डर लग रहा होता है और उसको ऐसा डरा हुआ देखकर बेन कहता है कहीं ऐसा मत कहना तुम डो से अभी भी डर रही हो, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, अब सब कुछ ठीक है तुम आ सकती हो यहाँ सामने। और एक जन यहाँ पे चिल्ला रहा होता है इस सब की वजह से आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और हम देखते हैं टीचर यूमिना चिल्ला रही होती है टीचर को स्टूडेंट की सबसे पहले क्लास में रखना स्पेरिंग सेशन को और उन सबको अलाउ करना बिना किसी लिमिट के लड़ने को। और तुम साइड रख के बस देख रहे हो, तुम्हें पता है ना ये बहुत बड़ी गलती है क्यों। और यहाँ पर माफी मांग रहे होते हैं मुझे माफ कर दीजिए। और यूमिनो कहती है ये कोई ऐसी चीज नहीं जो माफी मांगने से खत्म हो जाएगी, तो इसलिए आप तैयार रहो। और यह बेन की तरफ देखकर कहती है और बेन से और बेन के बेच के पास अपनी उंगली ले आती है और बेन के बिल्कुल ठीक सामने आके कहती है एज अ क्लास प्रेसिडेंट तुम्हारी जो डिग्निटी वो सब कुछ है, आखिर तुम अपने बेच को ऐसे उल्टा कैसे पहन सकते हो। और ये सब देखकर ये सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इन लोगों को। और यूमिनो कहती है वेल मैं चलती हूँ यहाँ से, तुम सबका दिन अच्छे से जाए। और बेन हैरान होकर कहता है हमारी टीचर यहाँ पर आई थी लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने यहाँ पर और ज्यादा आग लगा दी है। और इन सबको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, सबके सब जल रहे होते हैं गुस्से में। और इस सबके बाद इसकी खबर पूरी अकेडमी में फैल जाती है और कुछ लोग तो उसी समय लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और कुछ लोगों ने उसकी बात की रिकॉर्डिंग देखी होती है। और ये सब के सब ये सब देखे कहते हैं आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, नहीं ये कोई बराबरी का मैच नहीं है, इसको तो वन साइड पीटा जा रहा है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है, एक लोअर डिमेंशन का स्टूडेंट क्या कोई मेक सेंस करता है। ये नए स्टूडेंट सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कमोन ये सब कैसे हो सकता है। कोडिमा तो टॉप स्टूडेंट है इस साल का, बंद करो ये सब बकवास करना, जल्दी जाओ चेक करो देखो टीचर ने क्या पोस्ट करा इंटरनेट पे। ये सिल्वर हेयर वाली लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आज से अब ये मेरी फेवरेट है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होते हैं मेरी भी है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर ये सब क्या कह रहेगा, यहाँ पर तो ये बार्गेनिंग कर रहा है, क्या कोई बार्गेनिंग मास्टर है। इसके बाद तो सच में बहुत ज्यादा शार्प है। और यूमिना और बेन के अलग सीन देखकर ये लोग सबके सब हैरान हो जाते हैं ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये लड़का कौन है। और यहाँ पर ये लोग बैठकर ये सब देख रहे होते हैं और इंटरनेट में ही चल रहा होता है। और बेन कहता है सब देखकर यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया हमारे बारे में बात कर रही है। और यहाँ लाइट को समझ में नहीं आ रहा था इंटरनेट की बातें। ओडो कहती है क्या है थोड़ा सा अजीब नहीं है। ये सुनने के बाद बेन कहता है क्या हुआ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। ओडो बताती है वो जो इंसान था उसे तो उन समय से टॉप होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर एक और इंसान था उस क्लास में और उससे और ज्यादा ताकतवर, मुझे लगा कि तुम इतने सार पे तुम नोटिस कर लोगे ये सब। और ये सुनने के बाद बेन हंसते हुए कहता है मेरा बहुत ज्यादा फोकस था तुम्हारी लड़ाई के ऊपर, इसलिए मेरी नजर कहीं पे गई नहीं। और अपने मोबाइल को चेक करते करते लाइट कहता है वैसे बेन तुम्हारे नाम की चर्चा यहाँ पे पूरे स्कूल की कम्युनिटी में भी चल रही है। और बेन कहता है बेल वो लोग उससे तो कुछ नहीं कर सकते जिसने हराया था उनके क्लास के टॉप स्टूडेंट को, इसलिए वो सारे के सारे अपनी उंगली मेरे ऊपर उठा रहे हैं। और ये सुनकर डो कहती है लेकिन वो सिर्फ ये बातें नहीं कर रहे हैं। और यहाँ लाइट बाजू की तरफ देखकर कहता है और वैसे कि यहाँ पे हम लोग हमेशा से दूर दूर थे और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत दूर बैठी होती है और अभी भी इसे डर लग रहा होता है, कब कब आ रही होती है। और ये सब देख के सबके सब शांत हो जाते हैं। और बेन मन में कहता है ऐसा लगता है रिचल डो से बहुत ज्यादा डर चुकी है और वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती उसके आसपास। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोग सेम रूम कैसे शेयर कर रहे होंगे, ऐसा लगता है अभी भी नर्वस है कि पहले की चीज को लेकर। चलो तो फिर मुझे इसको ट्राई करना चाहिए इसको कंफर्टेबल करने के लिए। और यहाँ जान निकालता अपनी इन्वेंटरी से और सबसे कहता है सबके सब जरा इसे देखो। और हमें बताते हैं इसके बारे में, ये एक स्पेशल एलेक्सर जेम है जिसको
बेन ने बनाया अपनी एबिलिटी से और इसमें हजारों फलों का मिक्सचर है। इसके स्पेशल इफेक्ट है, इसको यूज करके स्टेट को बढ़ा सकते हैं। और इसको देखकर लाइट कहता है ये क्या है, और बेन इसका ढक्कन खोल के कहता है अब देखो तुम्हें कितना मजा आता है, तुम सबके सब हैरान हो जाओगे इसमें खाके। जरा ब्रेड देना मुझे तुम दोनों की। और रिचल अपनी मुंडी नीचे करके बैठी होती है और इसके पास उसे खुशबू आ रही होती है और उसको सूंघने के बाद रिचल हैरान हो जाती है और जल्दी से घूम के देखती है जहाँ से खुशबू आ रही होती है। और बेन कहता है ये लो ट्राई करो। और यहाँ पर ये लोग ट्राई कर रहे होते हैं एक बाइट लेकर, और जैसे ये खाते हैं ये घुल जाता है इनके मुंह में और बहुत पसंद आता है इनको। और लाइट कहता है आखिर ये कैसे इतना ज्यादा टेस्टी हो सकता है। और बेन हंसते कहता है क्यों अच्छा है ना। और दोनों दोनों लगातार इसे खाते जा रहे होते हैं। तुम अच्छे की बात कर रहे हो, ये तो अच्छे से भी ऊपर है ये चीज तो। और उसके पास कोई शब्द नहीं होता इसके टेस्ट को बताने के लिए। ओडो कहती है मैंने बहुत सारी मीठी मीठी चीज खाई है लेकिन ये चीज तो पूरे अलग ही लेवल पर है। और बेन उनसे कहता है तुम बस डिलीशियस कह सकते हो। और बाजू में मुड़ के देखता है रिचल को, रिचल जल्दी आओ यहाँ पर। और यहाँ पे रिचल के मुंह में भी पानी आ रहा होता है और जल्दी से बेन की बाजू में आके कहती है क्या तुम मेरे लिए भी एक बना सकते हो। और बेन कहता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा आसान है। और एक रिचल को बना के देता है और रिचल लाती है उसे अपने मुंह के पास और जैसी खाती है ये भी खो जाती है उसी स्वाद में और बता रही होती है ये तो खुद एक फ्रूट का एसेंस है, अब तक का सबसे स्वादिष्ट फल का स्वाद। और लाइट कहता है बेन क्या तुमने इसे भी अपनी एबिलिटी से बनाया है। ओडो कहती है क्या मुझे एक और मिल सकता है। और ये सुनकर बेन कहता है ऑफ कोर्स ये लो जितना तुम्हें पसंद है उतना खाओ। ओडो खाने के बाद अपनी उंगली चाटते हुए कहती है मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने बहुत ज्यादा महंगी चीज खाई है। और बेन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये इतना भी ज्यादा महंगा नहीं है। और जबकि हम लोग एक टीम है तो हमें अच्छी अच्छी चीज शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तुमने पहले मुझे जो काइंडनेस दिखाई थी तुम उसको रिटर्न में ये मेरी तरफ से एक फेवर समझ लो। ओडो कहती है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है। और खड़े होकर कहती है क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया है जो तुमने मुझे ये दिया है इसके रिटर्न में। और बेन की टाइप पकड़ के खींचती है अपनी तरफ और उसके ठीक सामने आके कहती है मैं तुम्हें खुद पर्सनली मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। और अचानक से ऐसा होता देखकर बेन हैरान हो जाता है। और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, ऊपर से एक रोशनी से आती है और यहाँ इस जगह पर बेन ओडो टेलीपोर्ट यूज करके आ जाते हैं। ओडो बाजू में जाते हुए कहती है तो यहाँ पर ऐसी भी जगह है बस मेरी बॉडी को अच्छी खासी जगह मिल जाए मूव करने के लिए तो ये जगह उसके हिसाब से ठीक है। और बेन आसपास देखे कहता है ये जो ट्रेनिंग रूम है वो तुम्हारे साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट को रिफ्लेक्ट करता है क्यों है ना, जैसा सोचा था यूनियन क्लास से। तो जबकि हम बीच में खाना छोड़ के यहाँ पर आ चुके हैं तो तुम मुझे यहाँ पे क्या सिखाने वाली हो। ओडो कहती है ये जो जगह है ये काफी है इसके लिए। और घुमारी होती है लकड़ी की तलवार को बहुत स्पीड में, इधर उधर मत घूमना लापरवाह होके वहीं खड़े रहो। और सुनकर बेन हैरान हो जाता है। हाँ ओडो अपना स्टैंड लेके कहती है चलो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। और सोट के पीछे से अपने हाथ से पुश करती है और झटके से सोट को आगे कर देती है बेन की तरफ। और ये करने से उसमें से बहुत सारा हवा का प्रेशर निकलता है और ये सब होता देखकर बेन हैरान हो आता है। ओडो बताती है इसे कहते हैं थ्रस्ट और हमें बताते हैं एक ऐसी मूव जिसे किया गया हो बिना किसी हेजिटेशन और डाउट के। इस पे भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ऐसे स्ट्राइक को किसी इंसान द्वारा किया गया हो, लेकिन इतनी कम समय के अंदर ही अंदर जो बेन था उसने एक चीज को पता लगा लिया और वो चीज थी एक नया कॉन्सेप्ट। और इसको देखकर बेन मन में कहता है पेनिट्रेशन, आखिर क्यों, ये तो शॉर्ट में से पेगी तो आखिर यहाँ पे पेनिट्रेशन क्यों दिखा रहा है। ओडो एमसी को बुला रही होती है बेन क्या हुआ तुम्हें, तुम मेरी बात सुन रहे हो। और बेन जल्दी से अपनी खानों से बाहर आके कहता है मुझे माफ करना। ओडो कहती है फोकस और इस पे टेंशन दो, जो ये थ्रस्ट है इसका कोई भी फॉर्म नहीं है, एक थ्रस्ट को तुम कैसे भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और जो मैं तुम्हें अभी इस समय दिखा रही हूँ ये इसका बेसिक है और एक मीनिंग है थ्रस्ट का। चाहे तुम ये कितनी बार भी करो, चाहे किसी भी जगह पर थ्रस्ट करते समय तुम क्या मिमिक करते हो और अल्टीमेटली आखिर की सोरा और फोर्स के साथ तुम थ्रस्ट करते हो। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं लेकिन जो अल्टीमेट बेसिक है वो ये है सिर्फ थ्रस्ट करना, बिल्कुल मत भूलना इसे। और ये सब सुनकर बेन मैंने बोलता है अल्टीमेट बेसिक जो ये सब करके दिखा रही है उसने पूरी तरीके से मास्टर करके रखा है इस कॉन्सेप्ट को। और ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा गहराई में और मिक्स करना सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ, ये शायद इसके लिए एसेंस है थ्रस्ट का। और इसी के बीच दो बेन से कहती है क्या तुम ट्राई करना चाहते हो। और बेन कहता है श्योर। और बेन जा रहा होता है उसको यूज करने के लिए और कहता है मेरी नकल थोड़ी सी अनाड़ी होगी तो इसलिए मेरे पे हंसना मत। और यहाँ डो हंसते हुए कहती है अगर तुम मुझे परफेक्टली कॉपी कर दोगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक तो मैंने जो इतने साल इसको मास्टर करने के लिए लगाए हैं वो तो पूरे बर्बाद चले जाएंगे। और अचानक से एमसी यहाँ पर एक थ्रस्ट मारता है, ये देखकर डो भी थोड़ा चौंक जाती है और मन में कहती है कहीं इसका मतलब क्या इसने सच में मुझे एक बार देखकर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। और बेन कहता है नहीं अभी भी सही नहीं था, फोकस करो, मुझे पूरी तरीके से फोकस करना है और बिल्कुल सेम तरीके से यूज करना है जैसा डो ने करा था। अभी तक मैं फोकस था कॉन्सेप्ट को मिक्स करने में, मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ऐसी ताकत हो सकता हूँ सिंपल इन लोगों को एक साथ कंबाइन करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो पावर है वो लगातार ग्रो कर सकती है जितना मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा। तो इसी के साथ ही एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।